आपकी बात से मैं इसलिए एग्री करूंगा कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने लोगों को देखा, पढ़ा, सब कुछ किया। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंसान की ग्रोथ जो है ना वो उसकी फैमिली की ग्रोथ से इक्वली रिलेट करती है। बोलते हैं यार तुम लोग शादी कब करते हो, यानी शादी से मुराद तुम सेक्स कब करते हो। सही है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो किसी की 25 में शादी होती है, किसी की 30 में होती है, मतलब उससे पहले गर्लफ्रेंड होती होगी। मैंने कहा नहीं, वो बुरा समझा जाता है हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड वाला मामला। आपका इनपुट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप क्या खुराक ले रहे हो और किन लोगों को सुन रहे हो? अगर आपकी सराउंडिंग में ही वो लोग नहीं है जो आपको कहते हैं ना, यू आर एवरेज ऑफ द 5% यू हैव बीन फॉर द लास्ट 5 years, तो ये बहुत बड़ा जरूरी है कि आपके अगले 50 साल पिछले 5 साल की गैदरिंग से पता चल जाएंगे क्या होने वाले हैं। जिम रॉन ने कहा था बेसिकली। बस सबसे हमारी जो आज की गुफ्तगू है या हमेशा जो हम गुफ्तगू करते हैं वो यही है कि यार जो हद तक कर सकते हो करो, और अच्छे लोगों को जो आपने कहा ना उन लोगों को सुनो जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब मिले। ऐसा नहीं उन लोगों को देख रहे हो जिनसे वैसे ही बाद में और गुस्से में आ रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बेटियां बोलती हैं कि हमें से शादी करनी है, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे उसमें? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वन ऑफ द गारंटी। फैक्टर्स। सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि भाई करता क्या है। वन ऑफ द फैक्टर्स। अब इस चीज़ को ये बोलना कि यार लड़कियां गोल्ड डिगर हो गई हैं, ये भी गलत बात है। क्योंकि मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द फ्यू फंडामेंटल्स दैट वी शुड स्टिक टू। अगर एक बंदा अपने 40s में, 30s में, 25 से चले स्टार्ट करते हैं, 20 से स्टार्ट करते हैं, सही है, 20s में कौन से ऐसे फंडामेंटल्स लेके चले कि वो 40s 50s में आके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, फाइनेंशियली फ्री भी हो, और वो बेसिकली अपने आने वाली नस्लों पे बोझ ना बने जबकि उनके लिए एसेट बने। तो सबसे पहले तो पब्लिक जो इतनी परेशान हमारी देखती रहती है ना सोशल मीडिया पे, उनको जेलस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब जो दिखा रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है। मैं प्रैक्टिकली लोगों से मिल चुका हूँ, वो गाड़ियां उनकी नहीं होती। मैंने कुछ को तो लिफ्ट भी दी है, बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े नाम। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड। आफ्टर लॉन्ग टाइम, तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले हम मिले थे और पॉडकास्ट के लिए नहीं, मिले हम थे। बीच में मिले थे, एक्सरसाइज जो हमने की थी। हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज की थी, हम बीच लेकिन में मिले। पॉडकास्ट ऐसी जो कन्वर्सेशन है Yes. जो फ्री फ्लो होती है, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो चुपती हुई भी होती हैं सोसाइटी के लिए, और लोग बोलते हैं कि यार ये नए लिबरल्स, नए फेमिनिस्ट्स हैं इस तरह की बातें हो जाती हैं। मैं असल में आपको चूज़ करने का जो मकसद है इस टॉपिक के लिए, जो मेंस मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान सोसाइटी या पाकिस्तानी मेन के हवाले से, वो ये है कि आप टीचर भी हैं, ठीक है, और आपने माशाल्लाह आपका फुटप्रिंट जो है एज ए टीचर वो ग्लोबल है, ठीक है, माशाल्लाह। कोई 20-30 साल हो गए आपको इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हुए, और हम दोनों 40s की एज में दाखिल हो गए, तो हमने ज़िंदगी के 40 साल देख चुके हैं। ऊपर से आप उन 16 साल से लेके 40 साल के सारे मर्द हजरात के इश्यूज़ सबसे वाकिफ़ हैं, पेरेंट भी हैं आप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो मैं काफ़ी चीज़ें अपने फेसबुक वगैरह पे शेयर करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें बड़ी बैकलैश होती हैं इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने सोचा कि यार वाई डोंट वी हैव अ खुल के डिस्कशन अबाउट दीज इश्यूज़। ख़ास तौर पे जो पेरेंटिंग के हवाले से मसला है, मुझे लगता है कि ब्रॉटअप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्क्रूड अप है हमारी सोसाइटी में। मैं सिर्फ आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने दोनों यहाँ और वहाँ दोनों जहाँ देखे हैं, यहाँ से वहाँ, यूएस में और यहाँ, आपको यूएस में कितना अर्सा हो गया? 5 साल से ज़्यादा हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आपने वहाँ जाके पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को या ब्रॉटअप के कॉन्सेप्ट को किस तरह डिफरेंट पाया यहाँ से? पहले आप क्या सोचते थे ब्रॉटअप के बारे में और आप वहाँ जाके क्या सोचते हैं? अच्छा, देखिए, मैं जो भी बात आपके साथ करूंगा ना, तो मैं बहुत रियल बात करूंगा, और मैं बात बहुत रियल टॉक ही करता हूँ, सही है ना। और मुझे लगता है वक्त के साथ साथ मेरी सोच बदल भी गई है, सही है ना। यानी मैं अब बहुत सारी ऐसी मेरी बातें होती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इंसान अभी नया नया दुनिया में है। यानी मुझे लगता है बीच में ये सारी चीज़ें हैं ना, माइनस कर दें सारे रस्म और रिवाज ये सब, और जैसे इंसान नया दुनिया में एवोल्यूशन हो रही है। तो बिल्कुल जो आपने बात की देश और विदेश वाली, मेरी एक नेटिव अमेरिकन से बात हो रही थी, हम ड्राइव कर रहे थे, सही है ना, तो उससे बात हो रही थी, तो अपनी बेटी के बारे में बता रहा था। यार मेरी बेटी आई थिंक 14, 15, 16, 17 को जिस तरह को उसने एज बताई, और इस तरह कॉलेज की। और फिर उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ इसलिए नहीं रहती, वो दूसरी जगह रहती है, और अगर वो मेरे साथ रहेगी तो आई चार्ज रेंट, मैं उससे किराया चार्ज करूँगा। और उसको कितनी बड़ी बेटी थी? 17 साल की होगी। अच्छा, 18 साल की होगी, और क्या। ओके। तो उसने कहा कि ज़ाहिर मैं उससे रेंट भी चार्ज करूँगा, और यानी शील हैव टू ब्रिंग द वैल्यू, शील हैव टू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल, सही है ना। तो ये सारी, अच्छा, मैं सुनता रहा, ड्राइव करते हुए मेरे साथ बोलता रहा, दोस्त अपना। तो उसने मुझे बोला हम लोग तो इसी तरह ये सारे अफेयर चलते हैं। तो उसने मुझसे बोला तुम्हारे लिए क्या? मैंने उसको अपना बताया कि मैंने कहा नहीं यार, हम तो ये बात सोच भी नहीं सकते कि यार हम बच्चे से घर में इन्फ्लेशन होगी तो चार्ज करेंगे, घर का किराया चार्ज करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसने कहा फिर तुम लोग बच्चे को यानी ये सारी चीज़ें देते हो, तुम उससे क्या, यानी हम दोनों के बीच में। तो मैंने कहा देखो, मैंने फिर उससे एक बड़ी कीमती बात की, वो मैं बात आपको बताता हूँ। मैंने कहा देखो, हम ये सब देते हैं लेकिन हम एक चीज़ ले लेते हैं। क्या है वो?
आप बताओ, फ्रीडम, फ्रीडम, हाँ मैं ये बोलने वाला, मैंने कहा शायद आज़ादी, हाँ फ्रीडम हम बच्चे से ले लेते हैं, हाँ क्योंकि ये ब्राउन पैर भाई अब इस तरह करना है, अब ऐसे चलना है, क्योंकि आप माँ बाप के ऊपर चल रहे हो ना, डिक्टेटर हो जाते हैं। यानी उसके लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार शादी माँ बाप की मर्जी से होती है। मैंने कहा हाँ बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, यानी उनके लिए। अब आप देख रहे हो हाँ। वैसे अगर आप यूँ सोचे कि एक इंसान दुनिया में आज़ाद है, हाँ भाई आपको खुदा ने पैदा किया है तो ये आपका राइट है कि आप अपना पार्टनर सेलेक्ट करोगे। अगर आप बैक इन टाइम्स चले जाएं तो ऐसा ही होता होगा ना। बिल्कुल। तो अच्छा, अब इसमें ये नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि यार माँ बाप की बात और ये वो रस्म रिवाज वो उसको गलत सेंस में ना ले, लेकिन मैंने बताया देखो ये दो माशरे इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि यार मैं अपनी बेटी को डिक्टेट करूंगा कि तू इस मर्द से शादी कर। वो तो आके उसको बताएगी इज माई बॉयफ्रेंड, हाँ, या शी इज माई बॉयफ्रेंड। ये भी हो सकता सही है है ना, बिल्कुल। तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा हमारे यहाँ क्या है कि हम वो फ्रीडम बच्चे से ले लेते हैं, और ये फ्रीडम, ये मैं नौजवानों से भी बात कर रहा हूँ कि जब तक ये काम के नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आप देखें सारी जिंदगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रॉब्लम ऑफ रिच डैड, सही है ना, प्रॉब्लम ऑफ रिच डैड, क्योंकि अमीर बाप सबको चाहिए लेकिन अमीर बाप के नुकसानात कोई नहीं बताता। बिल्कुल, कितने सारे नुकसानात है एक अमीर बाप के यार, कि वो आपको बचपन से तो डिक्टेट कर ही रहा होता है, फिर वो आपको बोलता है शादी मेरी मर्जी से होगी। फिर वो जो बहू आती है वो भी पति की कम सुन रही होती है, पति के बाप की ज्यादा सुन रही होती है कि हाँ भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। फिर उनके पोते तक की शादियां भी दादा की मर्जी से होती है, वो भी इश्क नहीं लड़ा सकते बगैर दादा के। यानी दादे का इतना पावर होता है, वो अपनी दौलत वगैरह जायदाद किसी के नाम नहीं करता जब तक वो मर, क्योंकि उसको अपनी मलका को भी संभालना है कोई को, क्योंकि जहां उसने सारी चीजें नाम कर दी तो हाथ से पावर चला गया ना, फिर तो बच्चे बदमाश हो जाएंगे। तो फैक्ट्री वगैरह नाम अपने ही रखता है और फिर चला। तो आप समझे कितनी अहम चीज है, वो है फ्रीडम, वो हाथ से चला जाता है। और फिर जैसे मर्जी, अब पेरेंट्स सही बोलें गलत बोलें जैसे बोलें, बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि टेबल पे तो वही सारी वैल्यू लेके आ रहे हैं ना। तो हम दोनों के लिए ना, ये हम दोनों की स्कूल ऑफ थॉट, इसमें मैंने उसको अपना कल्चर बताया। मैंने कहा हमारे यहाँ ये होता है, तुम्हारे यहाँ ये होता है, तुम सबसे बड़ी चीज़ आज़ादी उसको दे देते हो। जो अपने फ्री होते हैं वो अपनी मर्जी से ड्राइव भी करेंगे, अपनी मर्जी से गाड़ी सेलेक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी, अपने लोन लेंगे, जो उनका दिल करेगा। हम ऐसा नहीं करने देंगे। और दूसरी बात देखी जाए तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल टर्म्स में देखा जाए कि माइक्रो मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है, ठीक है, आप जब ज़्यादा ही किसी की फ्रीडम सल्व कर लेते हैं, हर चीज़ आप डिसाइड कर रहे होते हैं, तो आप बहुत सारा अपना काम नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं। यही चीज़ फैमिली में भी आती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स, जो हम सबके पेरेंट्स थे, ज़ाहिर है, जो जिनके पास इतना सोशल मीडिया उस वक्त इतना वोक नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, MBA वगैरह होते थे, तो उसमें ये होता था कि यार सिर्फ दिल लगा के पढ़ो और उसके बाद कमाना है, मतलब 25 साल 26 साल तक पढ़ते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद कमाओ। आजकल के दौर में 12, 13, 15 साल का बच्चा भी कमाना शुरू कर रहा है, तो इस दौर में चाहिए नहीं। हाँ, करना चाहिए, जो नहीं करते, और बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ नहीं करती है। मैं ओरिएंटेशन करने लगा हूँ 12 साल के अपने लड़के की ओरिएंटेशन करने लगा हूँ। मैंने कहा अगले महीने, अगले साल से तुम किराया में इतना कंट्रीब्यूट करोगे, कहीं ना कहीं करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने अपनी बेटी को व्हेन शी वाज इन 7th ग्रेड 6th ग्रेड, इस तरह मैंने उसको सारी अकाउंटिंग सिखा दी, मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 2-4 क्लाइंट भी देख लेती है अभी। आप समझ रहे हो, ये उसको करना है। सही बात, सही है ना, ये उसकी बेटरमेंट के लिए है। अगर बाप रिच है इसका मतलब नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, आप काम करोगे तो ही तो आपको मजा आएगा। और तभी मैं कभी कभार बच्चों को है ना गुस्से में ये भी कहता हूँ, मतलब देखो अगर काम नहीं करोगे और मेरे वसाइल पे चलोगे तो सारी जिंदगी मेरी बात माननी पड़ेगी, और हो सकता है मेरी स्कूल ऑफ थॉट आगे जाके बहुत बदलती चली जाए, फिर क्या करोगे। आपकी बात से मैं इसलिए एग्री करूंगा कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने लोगों को देखा, पढ़ा, सब कुछ किया। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंसान की ग्रोथ जो है ना, वो उसकी फैमिली की ग्रोथ से इक्वली रिलेट करती है। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल ग्रो कर रहा हूँ ना, मेरी फैमिली ग्रो नहीं कर रही, इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रही हम लोगों की। एज अ फैमिली ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बेगम को भी फाइनेंशियली साउंड करें, थोड़ा सा उसको इन्वॉल्व करें चीज़ों में, अपने बच्चों को भी करें। मैंने एक हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी US के रीजन में काम करते हैं, दानिश अयूब, मेरा पॉडकास्ट उनसे हो चुका है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा है मेरे घर में ना मेरा वीकेंड पे इंतजार नहीं किया जाता। हम लोग ये नहीं सोचते कि वीकेंड आएगा तो हम एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे कुछ। हाँ, बोला हम पार्टी भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। मेरे बच्चे सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मेरी बेगम भी इन्वॉल्व है, कुछ ना कोई डिपार्टमेंट कोई ना कोई हेड कर रहा है। तो हमारे घर में वो वाला सीन नहीं है कि यार काम से हट के फैमिली है, हम सब साथ में काम कर रहे हैं और साथ में पार्टी भी करते हैं, साथ में काम भी करते हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं आपको इस पर एक चीज़ बताता हूँ, देखें, बल्कि एक सवाल हम उठाते हैं कि देखें जो भी एक टीम होती है, सही है ना, चाहे वो राइडर्स की टीम है, फिटनेस की टीम है, ऑर्गेनाइजेशन टीम है, या एक फैमिली कोई भी, उस टीम में
जो सबसे ज़्यादा, यानी उस टीम की जो सक्सेस है, उस टीम की जो कामयाबी है, उसकी तरक्की जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? सोचें, सबसे ज़्यादा जो उसका लीडर है, या जो सबसे ज़्यादा फास्ट या जो एफिशिएंट बंदा है, क्या वो उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उसी को देख के पूरी टीम चलेगी? तो देखें, इसका जवाब ये है कि लीडर और सबसे फास्ट बंदा नहीं, सबसे वीकेस्ट लूप। मुस्तफ़ा भाई से बात हो चुकी है बात, तो लेकिन रिपीट कर रहे हैं, जबरदस्त बात तो है। ये यूं है कि अगर हम 10 राइडर्स हैं, एक बंदा जो है वो 1 घंटे में यहाँ से बहरिया टाउन चला जाता है, सारे हार्ले डेविडसन चला रहे हैं, सही है ना, दूसरा जो है वो भी उसको फॉलो करता है सब, लेकिन इस टीम में एक बंदा ऐसा है लैग बिहाइंड करता है, जो 1.5 घंटे में जाता है। आप बताएं पूरा ग्रुप कितने घंटे में जाएगा? हाँ जाहिर है लैग कर जाएगा, ये 1.5 घंटे में ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका लीडर कितना स्मार्ट है, आपको देखना है कि हु इज द वीकेस्ट लूप इन माय टीम, उसको आपने ट्रेनिंग देनी है। तो जो आपने फैमिली वाली बात की ना, कि आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो, कुछ हो, लेकिन पूरी फैमिली तभी ग्रो करेगी जब उसका एक एक छोटा छोटा वीकेस्ट जो है ना, इनएफिशिएंट, उसको आप आगे लेके चलेंगे, तभी तो पूरी ग्रुप आगे जाएगा। अभी हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट्स अ टीम वर्क। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, सही है ना। अगर मैं स्लो जाऊंगा बिल्कुल, तो अल्टीमेटली आप भी तो स्लो हो ही गए ना, आपको खींच ही लूंगा ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो अभी रिसेंटली ड्रामा आया था फहद मुस्तफ़ा का, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हानी आमिर और फहद मुस्तफ़ा का, तो उसमें भी तेरे बिन कुछ, हाँ शायद ऐसे कुछ नाम था, नाम मुझे याद नहीं रहते। तो उसमें भी बेसिकली सोसाइटी का ये एस्पेक्ट दिखाया गया था कि एक औलाद पे ज़्यादा रिलायंस की जा रही है, दूसरे को साइड पे किया जा रहा है। मैंने काफ़ी ख़ानदानों में देखा है कि वो जो गंदा अंडा बोला जाता है ना, कि यार ख़ानदान का गंदा अंडा है, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। एक्चुअली वही पूरे ख़ानदान को ड्रैग डाउन करता है, क्योंकि ऐसा वक्त आता है कि आप बेसिकली उसको मेंशन करने से घबरा रहे होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि वो किसी खुदा ना खासा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये वो वीकेस्ट लिंक है जैसे बहुत तो आपको पता है, मैं अभी ये जो आपने काम वाली बात भी की ना, ये भी अगर हमारी यूथ सुने ना, हमारे लिए तो हर काम बुराई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप कभी, मैं चाहता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जब मैं किसी कॉफ़ी शॉप में जाऊँ तो कोई मेरा स्टूडेंट ही खड़ा हो एज अ वेटर और बोले सर व्हाट डू यू वांट, अमेरिकानो और फलानी और कौन सी कॉफ़ी आपको चाहिए, सही है ना। लेकिन क्या मैं ये सोच सकता हूँ? वो तो ये सोच ही नहीं सकता ना। नहीं भाई, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी CCA कर रहे हैं, हम वेटर कैसे बनेंगे? अरे भाई बन सकते हो वेटर बन के काम करना है, शाम में पढ़ोगे। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, वो नौकरी हमसे नहीं होगी, और वो नौकरी के लिए बाहर से बंदे आएंगे। और फिर हम रो रहे होते हैं कि बाहर से इतना सारा बंदा क्यों आ गया, क्योंकि अपने बंदे तो ये काम करते ही नहीं। कभी आप सोचोगे कि वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें मेरे स्टूडेंट थोड़ी मजदूरी भी कर लें, लेबर वर्क कर लें, वो सोच ही नहीं सकते। कोई हमारा चौकीदार बन जाए, कोई मेरा ड्राइवर बन जाए, नहीं, हम लोग ये कोई काम करें। और ये मेरी सोच उधर जाके बदली है कि वहाँ जो स्टारबक्स में भी जो लड़की काम कर रही होती है, शी इज़ नॉट ओनली द एम्प्लॉय ऑफ द स्टारबक्स, शी इज़ द कस्टमर ऑफ द स्टारबक्स। वो उसी मोहल्ले में रह रही होती है। अपने यहाँ 5 स्टार होटल में या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो जो आपको सर्व कर रहा होता है, उसने इस रेस्टोरेंट में कभी भी नहीं खाया, वो इस टेबल पे कभी नहीं बैठा होता, वो हमेशा उधर ही खड़ा होता है, तभी वो उस तरह कस्टमर सर्विस दे ही नहीं सकता। उसको कभी पता ही नहीं कि इधर बैठा हुआ आदमी कैसा होता है। वो जाता है चाय के ढाबे पे और सर्व करता है वो किसको, 5 स्टार रेस्टोरेंट को। और फिर ये लोग बोलते हैं अरे कैसा है, इसको कुछ तमीज़ नहीं है, इसको काम करना नहीं आता, इसको, अरे वो कभी इस टेबल पे बैठा ही नहीं ना, उसको क्या पता व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। लेकिन जो स्टारबक्स में लड़की काम कर रही होती है, वो उसी हाई स्कूल की होती है जिसमें मेरी बेटी पढ़ रही, कुछ वो आएगी तो वो भी उसको जानती होगी, ये भी उसको जानती होगी, सही। हाँ, यानी उसको कस्टमर वाला रोल भी पता है और एम्प्लॉय का भी। और उसके लिए कोई बुरी बात नहीं मैकडोनल्ड में खड़े होना, बर्गर किंग में खड़े होना, गैस स्टेशन पर खड़े होना, कुछ भी, यार कमाई रही है ना। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है। ये कभी कभार जो लोग ऐसे आते हैं ना फेवर मांगने और डिस्काउंट मांगने, मैं ये सोचता हूँ कि चलो हम तो दे देते हैं डिस्काउंट, लेकिन ये मांगना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे 5,000 का डिस्काउंट है, 10,000 का डिस्काउंट, यार अगर तुम 10 दिन भी जॉब कर लो या 2 दिन भी जॉब कर लो तो तुम्हारी वो दिहाड़ी बन जाएगी, लेकिन तुमसे वो काम नहीं होगा, तुमसे ये वाला काम होगा, और फिर ये काम चलता रहता है। और अच्छे सेल्स के फंडामेंटल्स देखा जाए तो वो यही, नो योर बायर। तो जब तक आप बायर बिहेवियर नहीं जानोगे, उस साइट पे नहीं बैठे हुए होगे, तो आप पहचान ही नहीं सकते। तो वो तो जान ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो आप खुद बताएं, अब आज से आप देखना, आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, अच्छे कॉफ़ी शॉप में जाओगे, जो भी 5 स्टार होगी, आप बोलोगे यार ये जो बंदा काम कर रहा है ये इधर तो नहीं बैठा, जो दरवाज़ा खोल रहा है वो इधर तो नहीं बैठा, उसने ये प्रोडक्ट तो कभी नहीं खाई। मैं आपकी बात से इसे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो डोमेन है फिटनेस कंसल्टेंसी का, वो ज़्यादातर जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो 9 to 5 प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स हु आर एज 30+, ठीक है, 30, 40, 50s। अब मैं कभी भी कॉर्पोरेट टॉक देने जाता हूँ ना, तो उनके जहन से सबसे पहले मुझे ये निकालना होता है कि आई एम जस्ट अनदर फिटनेस ट्रेनर हु हैज़ नेवर बिन टू कॉर्पोरेट। ओके, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर इस बंदे को ये पता चलेगा ना कि यार ये कोई फिटनेस ट्रेनर है जिसने कभी कॉर्पोरेट में जॉब नहीं की और ये हमें क्या बताएगा, इसको क्या पता हमारे स्ट्रेसेस क्या होते हैं, तो पहले सब मैंने एक ब्रिज जो गैप होता है उसको ब्रिज करना होता है कि भाई आपके ये स्ट्रेसेस हैं, मैं जानता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये रह चुका है, 12 साल मैंने नौकरी की है, एम एन MBA, अब मैं आपके सामने खड़ा होकर अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लोग सोचते हो, आप लोग इसी तरह सोचते हो, इसी तरह सोचते हो, इसी तरह सोचते हो। 3 सवाल आते हैं, मैं उस पर 30 सवाल और दागता हूँ कि आप ये भूल गए, ये भी होता होगा आपके साथ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, देन दे आर सोल्ड। राइट। लेकिन एक नॉर्मल फिटनेस ट्रेनर जब भी आता था, जैसे मैं भी कभी इस तरफ बैठा हूँ 9 to 5 में और सामने आ रहा है कोई बंदा मोटिवेट कर रहा है, फिटनेस की बातें कर रहा है, तो बोलता है यार फेंक रहा है यार, अब इसको 4 लाख रुपए मिले, अब कैसा आदमी है यार, इसे 4 लाख हमें दे देते तो ये चीज़ होती है। तो बाहर बिहेवियर जब आपको नहीं पता होता ना, तो ये मसले होते हैं सारे। दैट इज ट्रू। ये मुझे बताएं कि 40 साल का आदमी हमारे यहाँ बड़ा नहीं हुआ। 40 साल का आदमी हमारे यहाँ बड़ा नहीं हुआ। बड़ा नहीं हुआ? हाँ ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि जो आपने फ्रीडम वाली बात की, फ्रीडम छीन ली, ये 40 साल में भी बंदे को यही होता है कि यार अब्बू नहीं मानेंगे या घर वाले नहीं मानेंगे, जबकि वो अपना खुद फैमिली ओनर है, ठीक है, वो अपने घर के डिसीजंस नहीं ले सकता है। अब वो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आप जैसे आपने बात की कि एक इशू फाइनेंशियल, मैंने एक हाँ, बोला, और बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, लेकिन देखिए फाइनेंशियल इशू तो ये समझ लें बहुत ज़्यादा सेठिया जो ख़ानदान होते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाले ख़ानदान है जिनके फैमिली बिजनेस चल रहे हैं वो है, लेकिन नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक इनविजिबल बैरियर है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे जहन में ये हमेशा होता है कि यार घर के सरबराह हैं, अभी मैंने कल परसों एक चीज़ लगाई थी, घर के सरबराह को ये समझ में आनी चाहिए कि उनका जो शादीशुदा बेटा बेटी है वो भी अपनी फैमिली के सरबराह हैं। ये चीज़ अभी तक इनकलकेट नहीं हुई है, वो उनको भी डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं, और नीचे वाले सिर्फ सोसाइटल और ट्रेडिशनल और खामा के रिलीजियस कंसर्न में फंस के ना कि यार हम इनको रिटेलिएट करेंगे तो मसला हो जाएगा, जबकि यू हैव टू ड्रॉ सम लाइन, ड्रॉ सम बाउंड्रीज, इनविजिबल बाउंड्रीज, बदतमीजी की बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्टफुली बहुत सारी लाइंस ड्रॉ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त हैं, मेरे पुराने कुलीग कोक में हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो हमारे घर में मैं समझता था कि बहुत प्रोग्रेसिव ख़ानदान है हमारा, अक्सर हम लोगों को लगता है कि यार हमारे अम्मा अब्बा ऐसे नहीं होंगे, बहन भाई ऐसे नहीं होंगे, तो मुझे भी लगता था, लेकिन हमारी ज़ाहिर एक कल्चरल नॉर्म है, तो एक बात होना शुरू हो गई कि भाई मैं हफ्ते में शादी के पहले ही हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा ससुराल चला गया, तो बातें होना शुरू हो गई, ऐसी छींटाबाजी हो गई कि हाँ भाई अब तो ससुराल ही है, अब तो यही है, अब तो हम कहाँ याद आएंगे। तो बोल रहा है कि मैंने ना रोज़ जाना शुरू कर दिया, बोला अगले 15 दिन मैं रोज़ गया हूँ जिद में। हाँ, जिद में, आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो गई वो बातें, मैंने कन्फ्रंट नहीं किया किसी को, मैं गया क्योंकि ये मेरा डोमेन है, मुझे पता है किस तरह अपनी फैमिली को मैनेज करना है। आहिस्ता आहिस्ता बातें डाई डाउन हो गई, मुझे कोई बदतमीज़ी नहीं करनी पड़ी, ये इनविजिबल लाइंस ड्रॉ करने वाली बात होती है, ये आपकी अथॉरिटी है, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं है ये बात करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बोलता हूँ यार पुल अप बाढ़ लगवा लो, 44 साल का आदमी है, तो बोलते हैं नहीं यार घर पे अब्बा नहीं मानेंगे, कम ऑन मैन डोंट डू दैट विद योरसेल्फ। तो ये क्या मसला है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बड़े हो रहे लोग, ये क्या बैरियर है? हाँ, ये आपने इसमें जवाब दे भी दिया ना कि भाई वो जो स्कूल ऑफ थॉट एक चली आ रही है वो इसी तरह कल्चर टू कल्चर रिलेशनशिप खराब हो रही है, और लोग ज़ाहिर है उस पर एग्री हैं, वो क्या करें, और रिलेशनशिप खराब हो रहा है, सबसे बड़ा मसला ये है। लोग इतने पैसिव भी हैं, कोई असर्टिव नहीं है इसमें, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं हो सकती, और ये भी तो सोचे ना कि यार इंसान की एक ज़िंदगी है। मैं इस तरह सोचता हूँ, देखिए मैंने अभी आपको शायद स्टार्ट करने से पहले भी ये बताई बात, या शायद तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, कि मैं इस तरह सोचता हूँ कि आप ये सोचें कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको खुदा ने आज़ाद पैदा किया है और आपको एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिली है, अब उसी में आपको सब कुछ करना है। और हम लोग ये सारे काम हमारे शुरू होते हैं 50 के बाद जाके, अरे अब मैं आज़ाद हुआ, तब तक तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, ख़त्म हो चुका होता है, बिल्कुल ऐसे तो सब खत्म हो गया। और 40 में जब तक आप आते हैं, जब तक तो आपको पता चलता है कि यार क्या क्या मैंने स्क्रू अप कर दिया लाइफ में। बहुत सारे लोग 40 में आके एंजॉय नहीं किया होता है यार, कितनी चीज़ें। तो अब देखें ना, अगर 13 उधर वालों के लिए ये भी बड़ा अजीब बैरियर है, ये भी एक दफ़ा मेरा डिस्कशन हुआ उधर पुल के उस पार, बोलते हैं यार तुम लोग शादी कब करते हो, यानी शादी से मुराद तुम सेक्स कब करते हो, सही है ना। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो किसी की 25 में शादी होती है, किसी की 30 में होती है, बोला उससे पहले गर्लफ्रेंड होती होगी। मैंने कहा नहीं, वो बुरा समझा जाता है हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड वाला मामला, मतलब मजहबी तौर पे, हाँ मजहबी तौर पे भी और हमारी सोसाइटी तौर पे भी, सही है ना। आज भी डेट जो है वो नॉर्म नहीं है, चुपके ही होती है, चुपके ही हो रही है, सही है ना। तो उसने कहा यार इतना टाइम फिर क्या करते हो बात देखो ना, अभी आप एज ए रियल एक इंसान की तरह सोचे ना, क्योंकि एक तो आप उसको गर्लफ्रेंड तो रखने नहीं दे रहे हो, उसमें तो आपने कहा तो एबनॉर्मल है, सही है ना, ये वाला रिलेशन तुम नहीं रखोगे, तो दूसरा तो रखने दो उसको शादी का, वो रखने दो ना। ये मैं अच्छे से पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सारे इस तरफ की बात कर लें, सही है ना। तो एक तरफ आप ये तो करने उसको नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको शादी भी नहीं करने दे रहे हो कि तू ये भी नहीं कर सकता जब तक तू पैरों पर ना खड़ा हो, और कौन से पैर लगते हैं
सही है ना, जब तक उस पर ना जाए तो आप सोचेंगे वो हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, हम एंजॉय नहीं कर रहे होते। जो हमें 13-14 साल से जो काम शुरू करना है वो हम 30 साल से शुरू करते हैं जाके। अच्छा, उसमें ही प्रेशर, उसमें भी अपनी मर्जी का पार्टनर नहीं, जो ऊपर वालों ने बोला वो पार्टनर, फिर सोशल प्रेशर इतना। ये तो आपने ससुराल आने जाने की बात की, यहाँ तो बच्चे पैदा करने पे भी सोशल प्रेशर है। ये एक दादी की मर्जी से, एक नानी की मर्जी से, एक नाना की मर्जी से नाम वो रखेगी। अबे क्या है यार, क्या कर रहे हो? तो बंदे का अपना क्या है फिर? आपने तो ये बात की, मैं इससे थोड़ा सा एक स्टेप बैक आऊँगा। जैसे आपने कहा कि एक तो शादी नहीं करने देते, ऊपर से दूसरी बात आपने की कि पसंद की नहीं करने देते। तीसरी चीज़ ये है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं बड़ा ओपनली इस पर बात भी किया है, एक पॉडकास्ट भी किया है, दैट इज़ द इशू ऑफ मास्टरबेशन। ठीक है, अब इशू सारा ये है कि व्हेन यू रिजोर्ट टू सच थिंग्स, उसको भी इतना ज़्यादा पंगा डाल दिया गया उस चीज़ में कि अब उस पर भी डिबेट शुरू हो गई है। सही है, उस पर हो गया कि भाई ये सही है या नहीं है। मैं ये बोलता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि ये है क्यों, होना ही नहीं चाहिए, इतनी एक्सेसिव होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है देयर सम गैप, जिसके लिए मुफ्ती तारिक मसूद ने एक दफ़ा कहा था ना कि 21 साल का लड़का, उसने मुझे ईमेल किया, उसका मैसेज आया कि भाई मेरी जो वालिद साहब हैं या वालदा हैं वो शादी करने देती, मैं घर चला लेता हूँ, उनका भी खर्चा उठा लेता हूँ, अपना भी चला लेता हूँ। वो कहते हैं तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। तो बोलते हैं कि जिसको भूख लग रही है उसको पता है भूख लग रही है। अम्मा अब्बा कौन होता है मना करने वाले? तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर कमापूत हो भी गया है, जब भी कुछ ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं कि नहीं यार शादी की ये एज नहीं है, या फिर तुम पहले ये सारे मामला ठीक कर लो, ये सब सही कर लो। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं। जबकि मैंने ये देखा है, में आप देखें ना, दोनों पार्टनर्स को भी एक नहीं होने देते, इक्वल नहीं, सही है ना। हमारे यहाँ औरत को हर दफ़ा यही फील कराया जाता है कि तू ये काम नहीं कर सकती। आपको पता है मेरी मोटरसाइकिल का जो वेट है, जो सोशल मीडिया में लगाता हूँ, 800 पाउंड्स, 800 पाउंड उसका वजन है। यानी अगर वो गिर जाए, मुझे ऐसा लगता है कि 450 किलो तकरीबन, आप समझिए, यानी ये एक हैवी है। आप डंबल उठाते हो ना, तो अब आप बताएं अगर 400 किलो का 500 किलो का डंबल आप कैसे उठाओगे? तो उस मोटरसाइकिल को ऐसे उठाया भी नहीं जाता, होंडा CD70 की तरह। उसको उठाने के लिए अगर आपकी बैक मजबूत हो रही है तो उल्टे होके फिर पीछे की तरफ वॉक की जाती है, फिर वो पीछे खड़े होते हैं। उसके लिए बड़ी ताकत चाहिए पैरों में और उसमें। तो मैं जब वो मोटरसाइकिल बाय कर रहा था ना, मेरे पास पहले दूसरी मोटरसाइकिल थी, थोड़ी हल्की थी, हार्ले की। जब मैं ये ले रहा था ना तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा यार मैं कैसे लूँ ये वो, मैं सोच रहा हूँ। सोचो ये एक एशियन मर्द सोच रहा है, ये एक एशियन मर्द सोच रहा है। आपको पता है वो मोटरसाइकिल कौन चलाती है उधर जो हमारे साथ गैंग में? जो मेरी माँ की उम्र की या मेरी माँ से ज़्यादा की उम्र की हैं, वो औरतें चलाती हैं पूरे शहर, यानी यहाँ से पेशावर, ये नॉर्मल वही वाली मोटरसाइकिल, मुझसे बहुत बेहतर, बहुत अरसा उनका एक्सपीरियंस। तो मुझे जब मैं कंफ्यूज था ना, तो मुझे एक ने उधर ही के एक नेटिव बंदे ने बोला लुक हु इज़ राइडिंग द वुमन। और मैं घबरा रहा था। फिर मैंने वो बाइक की। तो अब आप ज़रा सोचें कि यार औरतें ये भी करती हैं। आज मैं अपनी माँ से तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि आप हार्ले डेविडसन, वो भी इतनी वजनी वाली, नहीं आप नहीं चला सकते। दिमाग, सोसाइटी का दिमाग ही नहीं मान रहा इसको, कैसे? तो यार क्या कोई अलग मखलूक खुदा ने इधर और उधर बनाई है? सही है ना। हम हर चीज़ में हम लोग बच्चों को, भाई बच्चे छोटी उम्र से ग्रेड 1-2 से अपनी साइकिल लेके जाते हैं, वहाँ पार्क करेंगे अपनी साइकिल, अपना बैग उठा के जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का बैग भी खुद ही उठा लेते हैं। यार ये जो बच्चे का बैग है वो खुद उठा सकता है। बल्कि एकदम मुझे याद आ रहा है कि मेरी बेटी ने ना मुझसे एक दफ़ा कंप्लेन की। मैं उसको लेने जाता था ना स्कूल में, वहाँ उसने कहा कि बाबा व्हेन यू कम यू नेवर से हाय हनी, हेलो हनी। वो देखो सबकी वो जो माएँ आ रही हैं वो आके हेलो हनी। मैंने कहा सारी हनी को तू चेक कर, सबके बच्चों ने बैग उठाया हुआ है, और तेरा बाप आते ही सबसे पहला काम क्या करता है, तेरा बैग उठा लेता है। और तुझे लगा नहीं बेटा तूने बैग उठाया, तूने पूरे दिन स्कूल में रही, मैं पहले बैग उठाया। हनी से बढ़ गया ये। हाँ, फिर उसको मैंने ये बताया। फिर नेक्स्ट डे से मैंने भी उसको हनी बोलना शुरू किया, नाराज हो जाती थी। आप समझे ना। तो हम लोग की ये है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को वैसे ही कमज़ोर किया हुआ है, और जब ये सब कमज़ोर होते जा रहे तो ओवरऑल सोसाइटी कमज़ोर होती जा रही है। औरतों को कमज़ोर किया, नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तुम सब कुछ कर सकते हैं। जो आप कर सकते हो मैं कर सकता हूँ, वही वो करें। और इसी का वो प्रिविलेज ले। मैंने एक दफ़ा रमज़ान में वीडियो बनाई थी कि जी वो रोज़े रखें औरतें तो बेचारी देखें कितनी वो, उन्होंने दही बड़े बनाए तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग को अपने दिमागों को ही मैसेज देना होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जॉब पे गए या आज आपने पॉडकास्ट किया या मैंने पॉडकास्ट किया या कुछ, ये कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बातें यार। दुनिया उधर स्पेस तक चले गए। अभी पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाई, 11 मिनट में 6 औरतें बैठी, ऊपर गई, मून देखा, प्लैनेट को देखा, अपने अर्थ को, बैक। यानी ऐसा कि बच्चे को सुलाया और जाके आके 11 मिनट में राउंड ट्रिप, ये सब कर रहे हैं भाई। मुझे थोड़ा सा ये कंसर्न लगता है कि जैसे कभी मैं अक्सर बात करता हूँ
या फिर आपने भी ख़वातीन की बात की जो वो काम कर रही हैं, 2-3 टर्म्स अब ना बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हैं और ख़ास तौर पे इसको वोक कहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आप पे अगर लेबल कर दी जाए ना तो आप डर जाते हैं उसके बारे में बात करने में, या आपको बुरा लगता है कि यार मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ फेमिनिस्ट, ठीक है, या तू फेमिनिस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये बात कर दी आपने कि यार अपनी बेगम को सिखाओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए, खुदा ना खासा कल तू मर गया तो वो बेचारी कैसे करेगी, उसको पता तो होना चाहिए कितने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, किस तरह पैसे निकाले जाते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। नहीं जी हम हैं हम करेंगे, ये मर्दों का काम है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चों तक को पता नहीं होता। दूसरा लिबरल है। अब आपने कोई ऐसी बात कर दी सोसाइटी से थोड़ा सा नॉर्म हट के है और आपके कॉमन सेंस को वो केटर कर रही है लेकिन आपके ट्रेडिशनल सेंस को नहीं कर रही, तो सबसे पहले वही तू लिबरल है। तो मैंने देखा है बहुत दफ़ा लोग अगर इस तरह की जैसे जोरू का गुलाम, इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं, या फिर मामाज बॉय, कुछ ऐसे टाइटल्स हैं हमारी सोसाइटी में जो कि फ़ौरन के फ़ौरन फेंके जाते हैं आप पे कि आपका मुंह बंद किया जाए और आपको चारों शाने चित किया जाए कि यार ये मसला है। तो ये लेबल्स को मैनेज करना मेरा ख्याल से हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अपना ही नुकसान भी तो कर रहे हैं। हाँ, अपना ही नुकसान मैं हो रहा वहाँ है। देसी लोगों को देखता हूँ, देखिए जब आपने अपने बच्चों को ट्रेन किया, अपनी वाइफ को ट्रेन किया, शी इज़ योर हेल्पर सपोर्टर, आप शी इज़ योर पार्टनर ना, सही है ना। आपको पता है क्या बुरे हालात होते हैं उनका, गाड़ी चलाना नहीं सिखाई, अब वहाँ गाड़ी चलाना नहीं सीखी, अब वो जॉब से बार बार भाग के होते हैं, अरे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बच्चे को स्कूल से पिक करना है, इतने परेशान रहते हैं, यानी जॉब भी सही परफॉर्म नहीं कर सकते और फैमिली में मतलब फिर लड़ रहे होते हैं। हाँ। भाई तुमने उसको क्यों नहीं सिखाई, कुछ क्यों वो इंग्लिश बोलना नहीं आ रही होती। हाँ। यार मेरी वाइफ उनसे बात नहीं कर सकी फ़ोन पे, वो कॉल भी मुझे करनी पड़ेगी बैंक। भाई आपको इनको सिखाना पड़ेगा। वैसे तो ये काम उनको बचपन से सीखना चाहिए था, सही बात है। लेकिन अगर It's कोई never इस too तरह late. आए कि अगर स्किल लेवल उसका कम है तो आपको उसको हेल्प करके इतना स्मार्ट करना होगा। मुझे एक दफ़ा एक लेडी ने बोला कि यार आपकी पत्नी तो बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वाइफ कोई बुद्धू थी, शी इज़ वेरी स्मार्ट, सही ना पहले से, लेकिन एक मेरी सोबत भी जो है, ऑलवेज टेक द जो क्रेडिट। है। तो उसने मुझे बोला आपकी वाइफ तो इतनी होशियार है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है। मैंने कहा 15 साल मेरे साथ रही है 15 साल मेरे साथ रही है, सही है ना, उसने मुझे देखा है हाँ कि मैं किस तरह काम करता हूँ। तो यही बच्चों के साथ है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सही बात, बिल्कुल तो ऐसे जो मेरे बच्चे हैं वो ज़ाहिर है मुझे देखते हैं, और मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ जो उनको समझाऊँ। वो तो कभी कभार बोलते हैं ना, मुझे ये समझ, बोलता हूँ मैं समझाने के पैसे लेता हूँ, सही है ना। तो मुझे जो तुम देख रहे हो मेरी चाल को और मेरे उठने को, बैठने को, मेरी पंक्चुअलिटी को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मेरे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, ये सब चीज़ें ये तुम खुद ब खुद सीख रहे हो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और उस तरीके से तुम चल रहे हो। तो अपनी फैमिली को सिखाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पार्टनर को सिखाना है सब। इसमें ये सारे लेबल खैर, अच्छा मुझसे आप ये सवालत कर रहे हैं ना, मैं वाली पार्टी ही नहीं हूँ। हाँ, शायद सही आपको बात है ना किसी और को इधर पॉडकास्ट में बैठाना चाहिए था। मैंने कभी ये चीज़ें ये देखी ही नहीं, जैसे सास बहू का झगड़ा, ये मैंने थैंक्स गॉड कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लेकिन सही है आपकी ना? जो तो मुझे मुलाकात वाली होती चीज़, है हाँ। लोगों से, जैसे स्टूडेंट से भी होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स इवॉल्व कर जाते हैं उनके, ज़ाहिर है क्योंकि देखें आप एक फादर फिगर की हैसियत भी रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। बहुत दफ़ा लोग, और आप खुल के बात भी करते हैं, बहुत दफ़ा मैंने नोट किया है कि जब आप खुल के बात करते हो ना, लोग आपसे सवाल करना शुरू करते हैं कि यार मुझे ये इशूज़ हैं, ये इशूज़ हैं, ये इशूज़ हैं। तो ये पर्सपेक्टिव इसलिए मैंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वो ज़र्फ़ के नाम पे जो काम होता है ना, कि भाई फॉर एग्जांपल ज़र्फ़ के नाम पे अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली के फेवर में, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। कि यार अगर आपको कोई कम ज़र्फ़ बोल देगा, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम के इशूज़ होते हैं, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ ना वो लेबल्स के अगेंस्ट, लेबल्स के पीछे हम लोग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। हम कोई इनविजिबल फोर्स से डर रहे हैं, कोई टायरनी है कि यार अगर हम इसके खिलाफ बोल पड़े तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फेमिनिस्ट, भाई देखें आप भी बेटी के बाप हैं, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मुझे ये बताएं कि हम जब बेटियों का शादी, फॉर एग्जांपल हमारी बेटियाँ बोलती हैं कि हमें इससे शादी करनी है, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे उसमें? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वन ऑफ द गारंटी, फैक्टर्स। सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि भाई करता क्या है। वन ऑफ द फैक्टर्स। अब इस चीज़ को ये बोलना कि यार लड़कियां गोल्ड डिगर हो गई हैं, ठीक है, या उनके जो माँ बाप हैं उनके नखरे ज़्यादा हो गए हैं, या फिर लड़कियों के स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं, ये भी गलत बात है। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हम अपनी बच्चियों को भी इतना काबिल बनाएं कि वो उधर आगे इस तरह जाए। फिर एक और पॉइंट ये भी है कि जिस हिसाब से मेरी बेटी पली बड़ी है, मुझे जो रिश्ता देखना है या वो जो रिश्ता देखेगी, तो उसको मुझे समझाना है कि बेटा तू जिस माहौल में पली बड़ी है वो तेरे लिए कंपैटिबल भी तो हो। आप समझ रहे हैं ना, वो कंपैटिबल भी तो हो। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है उसने कभी गर्मी देखी नहीं, और वो अब एक ऐसा पार्टनर सिलेक्ट करने जाए, ये फिल्मों में ही होता है भाई, इसको समझो। देखो मैंने फिर पहले कहा, मैं आपको बोला रियल बात, ये फिल्मों में होता है, सही है ना।
ये हकीकत में नहीं होता, हकीकत में फिर फड्डा होता है। ठीक है, तो आपको अपने बच्चों को इसी तरह मजबूत करना है। अच्छा, हमारे वहाँ जैसे अभी 2-3 महीने में मेरी बेटी उसने गाड़ी भी चलानी है 2 महीने में, क्योंकि वहाँ 15 साल की एज में आप सोचें बच्चों का लेवल, वो फोर्ड के ट्रक चला रहे हैं, वो GMC चला रहे हैं, जो इधर सबसे हैवी गाड़ी है। मतलब अपने यहाँ तो 18 साल और उसके बाद भी बच्चा पता नहीं कब चलाएगा गाड़ी, सही है ना। तो 15 साल में बच्चे को लाइसेंस मिल जाता है कि वो आपके साथ चला सकता है गाड़ी, सही है ना। इसी तरह आपके साथ शूटिंग रेंज में जाके शूटिंग कर सकता है, वो तो उससे पहले भी आपके साथ चल के। तो अब बेटी को, अब आप क्या सोचते हैं, चले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बेटी को ड्राइविंग सिखाना और बेटी को शूटिंग रेंज पे ले जाना आपके नज़दीक कैसा है कि उसको ये इक्विपमेंट चलाने आना चाहिए? बेहतरीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ससुराल में जाके 1-2 फायर चला दे, हवाई फायर, सास बिल्कुल सेट हो जाएगी। ऐसे ही है, लेकिन ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे जरूरी है ना। हाँ। एक टूल, एक साइंस की इजाद है, उसको आना चाहिए, उसको उसके सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ये सब पता होनी चाहिए। खैर इस सोसाइटी में इतना वो है नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि ये उसको आना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़, ये पेरेंटल इंस्टिंक्ट है, मतलब इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए बेटा और बेटी में, मुझे तो ये लगता है। यहाँ पे एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि यार ये है, ये डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज है कि ये कर सकती है, ये नहीं कर सकता है, ये बड़े इशूज़ हैं, ये गलत है। और दूसरा ये जो आपने फेमिनिज्म वाली बात की या अल्फा मेल वाली बात की, एक मर्द का एक अपना एक वो स्टाइल है, सही है ना। जैसे मैं टेक्सास में भी देखता हूँ कि भाई वो अपने आप, वो उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है फैमिली, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है ना। प्राइमरी रोल है। आप यकीन करें वहाँ तो ऐसा है, हर घर में वो बोलते हैं ये हमारा कैसल है, ये किला, और हम उसके बादशाह हैं, और मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। और हमारे यहाँ तो लॉ है, अगर आपके बच्चे को रोड पे तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरे बेटे को नुकसान पहुँचा देगा, तो वहाँ तो बाकायदा डेडली फोर्स सप्लाई होती है और उसको मार दिया जाता है, और उस पर केस भी नहीं है। या आपके कोई घर में घुस रहा है, आप उसको शूट कर देते हो, उस पर कोई केस नहीं है। भाई मैं वो डेडली फोर्स वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे थ्रेट है, मेरे घर में एंटर हो रहा है। तो ये अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट। और अगर आप बैक इन टाइम चले जाएं तो यही तो काम होता था कि बाहर गए, शिकार पकड़ के लाए, ताकि फूड हुआ सबका, और क्या हुआ भाई, शेल्टर, कपड़ा, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और रिप्रोडक्शन, यही तो होता था। फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुए, ये लेजी मर्द होने के शायरी क्या होती है, पोइट्री, वो जो एनिमल मूवी में उसने बोला था कि ये पोइट्री, शायरी, ये वो। अभी मैं कुछ दिनों से बहुत सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट और उसमें गया ना, और कवाली में वो, तो मैंने फिर आके अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी भूल जाए, ये वो। मैंने कहा ये क्या है, ये शायरी पोइट्री, ये एक अल्फा मेल तो इस तरह नहीं हो सकता। और मुझे ऐसे कौन से गम लग गए कि तुम मुझे धोखा दे। मैंने कहा मैं क्यों, लेकिन खैर एंजॉय करके आ जाते कवाली। लेकिन कहने का मकसद ये कि बीच में इतना सब कुछ आ गया है कि वो मेल जो है ना, वो अपना वो अल्फाइज्म भूल गया है शायद। कुछ बच्चों को देखता हूँ 12-12, 15-15 साल के, नाम नहीं ले सकता हूँ इधर, और मैं उस रूम में नहीं जा सकता, उसमें अंधेरा है। अबे यार तुम कैसे मर्द बच्चे हो कि तुम्हें इन बातों से डर लग रहा है। तो आपको अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग करना है, बेटे को भी बेटी को भी। मैं कोई फेमिनिज्म और वाली बात नहीं कर रहा भाई, ये एक ह्यूमन है ताकि वो आगे बढ़े और अपने आप को आज़ाद। लेकिन हमारे यहाँ वही फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल फेवर मांगने की इतनी आदत हो गई है कि कभी शौहर से, कभी बाप से, कभी माँ से, कभी मैनेजर से, कभी पड़ोसी से। क्या यार, सब कुछ सब कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा बहाना बनाया हुआ है। पूरा बहाना बनाया, पूरा सेटअप बना हुआ है, और उस पर सब बाय इन के बैठे हैं। ये हर जगह से, ये उस दस्तरखान से जो रोडों पे लगता है, उधर से लेके ऊपर तक आप देखेंगे ये सब ड्रामेबाजी है। लोगों को मैं हार्ड लगूंगा, लेकिन ये है ड्रामेबाजी। से याद आया, जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, सही है, इन द नेम ऑफ चैरिटी या इन द नेम ऑफ मनी मेकिंग, इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, कंटेंट क्रिएशन, मतलब कुछ भी बना दो कंटेंट बन जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट एक एपिसोड में डिस्कस किया था, एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है वी आर चूजिंग द रॉन्ग रोल मॉडल्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि देखिए मैंने 2-3 पॉडकास्ट पे गए कि एक हमारे यासिर भाई हैं और एक मिर्चा वाला ब्रदर्स हैं, जिनसे मुझे बात करके समझ में आता है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि दीज आर द पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ मनी एंड हु हैव बिन आफ्टर दिस थिंग विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वेरी अर्ली एजेस। तो ये सुन के जब मैं असल में ये वाली साइड देखता हूँ और फिर वो वाली साइड देखता हूँ जहाँ पे बहुत सारा दिखावा है, तो ये बहुत सारा शो ऑफ है जी, मेरी 4 गाड़ियाँ हैं, अब 4 गाड़ियाँ रखने का मसला ये है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, ये क्या बकवास है। सही है, एक तरफ एक आदमी है जो अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर रहा है, लेकिन साथ साथ अपनी जो बिजनेस है उसको भी मैनेज करके उसने किया है। ही हैज़ गॉट समथिंग टैंजिबल टू सेल एंड देन अर्न आउट ऑफ इट। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें, क्योंकि मेरे पास इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सही है ना, आपके सामने जो शख्स बैठा है वो लोगों से मिल चुका है, और मैं वैसे भी एक कुदरत ने मुझे ये दी है चीज़ कि मैं ना वैसे ही पहचान लेता हूँ बंदे को। मैं बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं, और आपके पास तो मैट्रिक्स भी है ना। हाँ, मैं थ्रू देख लेता हूँ।
ये हमेशा मेरे साथ हुआ, सही ना, बंदे के साथ बैठता हूँ ऐसे ही मुझे देखते ही आइडिया हो जाता है कितना क्या लेवल है इसका, सही है ना, वैसे वो चाहे किसी भी गाड़ी में। तो मैं तो ऐसे लोगों से मिल भी चुका हूँ। तो सबसे पहले तो पब्लिक जो इतनी परेशान हमारी देखती रहती है ना सोशल मीडिया पे, उनको जेलस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब जो दिखा रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है। मैं प्रैक्टिकली लोगों से मिल चुका हूँ, वो गाड़ियाँ उनकी नहीं होती। मैंने कुछ को तो लिफ्ट भी दी है, बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े नाम पीछे बिठा के अच्छा भाई छोड़ देते हैं यार, सही है। और बाद में आप देखो तो जी ये सब कहानियाँ हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे वो वीडियो बनाते क्यों हैं? आपने कभी उनका बैकग्राउंड सोचा? कितने डार्क बैकग्राउंड से, किसी को भी उठा लिया, कितने डार्क बैकग्राउंड से। हाँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बोल रहा है मेरे माँ बाप चौकीदार थे, कोई ज़कात खा रहा था, कोई सदका खा रहा था, गालियाँ दे रहा है, कोई अपनी पप्पी को बुरा भला बोल रहा है। आप देख रहे हैं सब, बिल्कुल। आपको इनकी लैंग्वेज से ही अंदाजा नहीं हो जाता कि बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क है, पीछे कुछ भी नहीं है। अब आप सोचें एक ऐसे डार्क बैकग्राउंड का बंदा और वो वीडियो बनाने लगता है और उसके पास पैसे आने लगते हैं, क्योंकि सारे पैसे किसी कोर्स और किसी चीज़ से नहीं आते, ये सिर्फ व्यूज़ से आते हैं। कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है जो सेल कर रहा है, ये व्यूज़ से आते हैं सिर्फ। और व्यूज़ में क्या होता है भाई, या तो कोई डांस कर रही है, या तो कोई गालियाँ दे रहा है, या कुछ कर रहा है। सेंसेशनलिज्म है। अब हमारी पूरी पब्लिक क्या बोलती है, तुम लोग गालियाँ ना दो, तुम ये ना करो, और क्या दें। अब सोचें, मैं ज़रा अलग रुख से बात कर रहा हूँ, और क्या दें। उसके बाद है ही वो चीज़, मैं उसके साथ खड़ा हूँ कि भाई तुझे बोलना चाहिए इसी तरह, तभी तो तेरी जिंदगी थोड़ी बदली है और तू किराए की गाड़ियां और ले सकता है। वरना अच्छा आप जरा सोचें, आपके घर में एक नौकरानी है 15 साल से, अपने घर में नौकरानी का आप समझ जाओ ना क्या होता है कि नॉर्मल अपनी सोसाइटी में वो बेचारी नौकरानी है, पुराने कपड़े उसको कभी दे दिए, पुराना खाना, यही होता है। और क्या है, झोपड़पट्टी में रह रही है। इत्तेफाक से उसने एक दिन डांस किया और उसके टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोवर्स आ गए। अरे भाई, फिर और 10 मिलियन फॉलोवर, पैसे आना शुरू हुए। अब आपने उसको एक लेक्चर दिया, देखो इज्जत की बात करो, ये गुनाह है ये। अबे वो बोलेगी तेरी ऐसी की तैसी, पूरी जिंदगी मैंने कचरा पट्टी में गुजारी, आज मेरे पास बड़ी मुश्किल से ऑडी गाड़ी आई है या BMW, तू मुझे भाषण देने बैठ गया इतना बड़ा। सही बात। तो मैं उनको लिए ये बोलता हूँ कि भाई वो जो भी कचरा काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम ही नहीं है उनका। और क्या करें। और आप अभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं वो मॉडल ऐसी है वो ऐसी है, तो मॉडल क्या तुझे PhD करके दिखा दे? उसने डांस करके दिखाया, अपना हॉट फिगर दिखाया, वो क्या तुझे कोई वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बैठ के क्या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बना दे? क्या बनाया वो? सही बात है। उसके पास वो है, वो दिखाएगी। सही है ना, जिसके पास जो होगा वही दिखाएगा ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कर दूं कि ये जो सोसाइटी में हमारे पास इतने लोग हैं ना, ये जो ऐसे घूम रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, अरे अपना अपना चैनल खोलो और कुछ भी बनाना शुरू कर दो, चल जाएगा। किसी को जोक सुनाने बहुत अच्छे आते हैं। कोई एक मेमन औरत जो घर में बैठी है मेमनी में बोलना शुरू कर दे पान खा के, लोग वो देखना शुरू कर देंगे। जबरदस्त। लोगों के पास टाइम ही तो है अपने पास, और है क्या? टाइम ही टाइम है। मीडिया कंटेंट हंगरी है। तो मैं उन सारे बच्चियों से जो यूं बातें करते हैं ना, वो ये क्यों बना रही है, वो क्यों, अरे तुम भी बनाओ, जो तुम्हारी यूनिक सेलिंग पॉइंट है बनाओ। मेरे पास जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है मैं वो बनाता हूँ। ऐसे ही सही ना, मुझे कोई चीज़ नजर आती है, ऑब्जर्वेशन, मैंने जैसे आपके साथ बैठ के बातें की, बिल्कुल भाई किसी को डांस आता है तो वो डांस कर दे, और क्या करेगा। वरना तुम फिर वही कि यार मेरे तो हालात ही नहीं बदल रहे। भाई हालात ऐसे ही बदलेंगे ना, कुछ तो कर। अब इसमें से कुछ आएंगे, डांस करना तो बहुत बुरी बात है, और बेचारा वो क्या करे, उसको BMW मिलती है डांस करने से, तू देगा उसको BMW? तो वो इसी तरह करे, वो गालियां देता है, और क्या करे, और क्या करे। अगर मेरे हालात खराब होते, मैं तो ऐसा यूट्यूबर होता ना, तबाही मचा देता। लेकिन मैं तो पैसों के लिए बनाता नहीं हूँ वीडियो, ऐसे ही है, मेरा तो ड्रामा जरा डिफरेंट है। सही ना, आपको पता है मेरा बनाना ये होता है कि बादल कैसे हैं टेक्सास के, आज मौसम अच्छा है यार, आज कोई बात करते हैं, आज ये बात दे, मुझे यूँ आता, मैंने कभी रट के नहीं, आज हम बैठे हैं सामने, आपको पता है हमने कुछ रटा हुआ नहीं है, सही है ना, तभी कुछ भी बोल रहे हैं। तो मेरा स्टाइल तो ये। लेकिन अगर मेरे हालात ख़राब होते और मुझे पैसों के लिए वीडियो बनानी होती, मैं बहुत बुरा किस्म का यूट्यूबर होता। मैं अक्सर अपने बेटा बेटी को जो देख रहे होते हैं, कभी किसी को फॉलो किया, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं इंडिया के या पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को या व्लॉगर्स को कभी देखा, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो सिलसिला ये है कि मुझे, जैसे मैंने आपको भी अक्सर लोग कहते होंगे यार इस तरह की वीडियो बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, लोग अपना फीडबैक देते हैं। जैसे मैं भी फिटनेस का कंटेंट बनाता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लोगों ने मुझे तकरीबन पिछले 5-6 साल हो गए बहुत सारा फीडबैक आया कि ये करो ये करो ये करो। अच्छा, उसमें सिलसिला ये होता है कि आप जिस चीज़ से सब्जेक्टेड हो ना, आप बोलते हो यार कंटेंट इसी तरह का होता है, लेकिन फिर लोग आपसे बोलते हैं यार स्टैंड आउट करो। तो ये कितना
ऑक्सीमोरॉनिक सिचुएशन है कि आपको बोला स्टैंड आउट करो और आपको कंटेंट दिखाया जा रहा है सिमिलर कि ऐसा करो, तो आप स्टैंड आउट थोड़ी करोगे उस सिमिलर कंटेंट से, आपको कुछ अलग लेकर आना है, आपको अपनी वैल्यूज़ लेकर आनी है। दूसरी चीज़, जिस दिन मैंने वो चीज़ बना दी जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है, जो मेरी ऑडियंस नहीं जो ऑडियंस देखना चाहती है, तो और वो हिट हो गया, तो मैं फिर गुलाम हो गया, मैं फिर एम्प्लॉय हो गया दोबारा। 9 to 5 से बदतर ज़िंदगी होगी क्योंकि मुझे अब रोज़ वो काम करना है, क्योंकि मेरी जो क्लिक हुआ मैं उसी वजह से हुआ हूँ। लेकिन जहाँ पे ऑपोजिट साइड पे आपने बादलों की बात कर ली, टेक्सास की बात की, मैंने कोई ऐसी बात कर दी, सोसाइटी की बात कर दी, वो ज़्यादा क्लिक नहीं हुई, मिलियंस तक नहीं गई, हज़ारों तक चली गई। वो हज़ारों हमारी ऑडियंस है और वो हमेशा एक्सपेक्ट कर रही होगी और वो वही चीज़ हम लेके चलेंगे आगे। लेकिन हम किसी गुलाम नहीं बनेंगे, हम वो बोलेंगे जो हम चाहते हैं, जो हमारा है। बहुत दफ़ा मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटल बातें करता हूँ, मैं पॉडकास्ट भी इसीलिए करता हूँ क्योंकि जो फिटलेक का कॉन्सेप्ट है, फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का पार्ट मेरे गेस्ट हैं। बहुत सारे लोग जब कोई कहानी सुनता हूँ, कोई अपना कंटेंट बनाता हूँ, कि फेसबुक पे पोस्ट कर दी कि सर जी आप फिटनेस की बातें किया करें, आप ज़्यादा इधर उधर की बातें ना, ये साइकोलॉजी की उस तरह की बातें ना करें, आप अपनी औकात में रहा करें। लिटरली इस तरह के लोग आते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल खुर्रम इलाही ने मेरे पॉडकास्ट पे कहा था, अगर आप नैनो साइंटिस्ट हैं तो आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद है, आप तो कुछ बात कर ही नहीं सकते उसके अलावा, नैनो साइंस किसके समझ में आएगी। तो भाई आप पेरेंट भी हो, आप सोसाइटी के मेंबर भी हो, जो चीज़ आप देखते हो उस पर बोलने का आपको हक है। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ, और मैं तो जो इस तरह की बात करता है मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लूंगा मैं बनाने से पहले। अब यही करूंगा, ये क्यों पहना हुआ है, अच्छा भाई गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ के पहना करेंगे। और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी माइक उठाया नहीं होता, ना कभी बोला होता है, क्योंकि मेरा ख्याल से वो लोग हमेशा आपकी टांगें खींचते हैं जो नीचे होते हैं। क्योंकि देखें, आपको देख के और मुस्तफ़ा भाई को देख के और जितने लोग जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मुझे एक चीज़ मैं एस्पायर करता हूँ, वो एस्पायर है बाय द पैसेज ऑफ टाइम बीइंग योर ओन सेल्फ एंड ओनिंग योर ओन लाइफ आफ्टर 40s and 50s। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब इंसान ना लटकना शुरू कर देता है ट्रेडिशनली कि यार अब तो लाइफ ख़त्म हो गई है। दूसरी चीज़, मैंने कल परसों कहा था कि भाई जो औलाद पे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो फ़र्ज़ है या एहसान। क्योंकि होता क्या है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा असेटिसिज्म का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने सब कुछ दान कर दिया अपनी औलाद के लिए, हमने अपने आप पे कुछ नहीं लगाया, सब तुम पे लगाया। एक्चुअली औलाद मांग नहीं रही थी, ठीक है। लिटरली मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ इसका। मैं ट्यूशन पढ़ाता था जब मैं MBA के सेकेंड सेमेस्टर में था, शायद मुझे याद पड़ता है। 6th ग्रेड का बच्चा था, वो कनाडा से आए हुए थे, तकरीबन कोई 1-2 साल के लिए बच्चे को लेकर आए थे यहाँ पे। 6th ग्रेड में था वो, और ज़ाहिर है यहाँ के कल्चर में पल बढ़ रहा था, उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसको सिपारा ही पढ़ाते थे वो लोग, सब कुछ पढ़ाते थे। तो एक दिन उनकी जो अम्मी हैं वो तपी हुई आई और कह रही हैं कि रिज़ल्ट देखे आपने इसके। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा इंटरेक्शन हुआ, मुझे उनके गुस्से में थी। तो बोले आपको पता है ये जो टी-शर्ट पहना हुआ है कितने की पहना हुआ है, आपको पता है ये शॉर्ट्स पहना हुआ है कितने के पहना हुआ है, ब्रांड्स गिनवाने शुरू किए, मोबाइल पता है आपको इसका कितने का है, इसके सिपारे के मैं कितने पैसे देती हूँ, ये कितने, वो सामने बैठा हुआ बच्चा, सारे एहसानात उन्होंने गिनवाए। बोले उसके बाद भी हमें क्या मिलता है इससे, ये क्या तरीका है। अच्छा, 6th ग्रेड का बच्चा, मैं अगर अपने आप को देखूँ ना 6th ग्रेड, और मैं आउटसाइडर हूँ, जो भी हूँ, टीचर हूँ, कुछ भी हूँ, आपने उसकी सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ा दी। मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बारे में इस तरह बोलें, या मैं अपने बच्चों को इस तरह जता नहीं सकता। ये चीज़ ट्रांसलेट होती है जब हम बड़े होते हैं ना। जो मैं सोशल प्रेशर की बात की, ये वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है जो हमें चुकाना होता है। कि यार हमने तुम पे इन्वेस्टमेंट की है, कहीं ना कहीं इनविजिबल बाउंड्री है तुम्हारे ऊपर कि तुम इस उसमें रहते हुए हमें अब पे आउट करोगे। आप यकीन करें, आप कह रहे हैं कि आप डेफिनेटली, क्योंकि आपका वास्ता शायद ना पढ़ाओ, लेकिन मेरा वास्ता रोज़ आए दिन पढ़ता रहता है इस तरह के लोगों से। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो अपनी वाइफ को तलाक दे चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि सोसाइटल प्रेशर है, अम्मा का प्रेशर है, अब्बा का प्रेशर है, और उनके एहसान तले दबे में, और उन्होंने एहसानात किए हम पे, और वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे हमारी लाइफ का। मैंने कहा तुझे मसला था, क्योंकि वो रिग्रेट कर रहा था। मैंने कहा तुझे मसला था, कह रहे नहीं यार मेरी जान थी वो होगा तब। बिल्कुल। तो ये वो बहुत सारे मसले हैं कि जहाँ पे हमारी वैल्यूज अलाइन ही नहीं है। बच्चे ने आपको थोड़ी बोला था मुझे पैदा करो, ये बच्चे ने थोड़ी बोला था ये चीज़, तो आपकी अपनी खुशी है। और आप जो वैल्यूज़ देंगे वो वैल्यूज़ उसकी होंगी। वो कोरा कागज़ है, आपने जैसे उसको करना शुरू किया वैसे ही करेगा। आप जो करोगे वो करेगा। अब मैं सिगरेट पी रहा हूँ, उसको जो मैं फिटनेस करता हूँ, क्योंकि अब उसने देखना शुरू कर दिया कि पापा के कोई बाइसेप पे वेन्स आती हैं, पापा का ये होता, पापा ये कैसे आती हैं, पापा यार ऐसी बॉडी चाहिए, पापा ऐसी टी-शर्ट, पापा ऐसी। ये मैं बता नहीं रहा उसको कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जैसे आपने कहा कि मैं दिखा रहा होता हूँ, मैं बैठ के समझाता नहीं। मेरा जो बेटा है ना, हाँ, वो इज़ 1.5 छोटू है, उसको मेरी गाड़ी ऑन करना आती है, ऑन करवाता है वो गाड़ी बाकायदा कॉर्वेट। वो मेरी मोटरसाइकिल ऑन करवाता है और फिर उस पर थ्रॉटल बूम बूम वो करेगा, फिर ब्रेकफास्ट करेगा। दिन में 2-3 दफ़ा मुझे उसे गैराज में ले जाना पड़ता है। यानी आप सोचो बच्चों के लिए आप क्या, क्योंकि मेरा वो पैशन है वो मोटरसाइकिल, तो वो उसका भी पैशन। फिर उसको मुझे ले जाना पड़ता है हार्ले डेविडसन के स्टोर पे, फिर उन मोटरसाइकिलों के पीछे वो भागता रहता है, खुश होता रहता है, उसको लगता है टॉयज है उसके बड़े। ये है प्रोग्रामिंग,
जो शुरू से होती है। जैसा प्रोग्रामिंग आप करेंगे वैसी मिलेगी और उसको। हम डरते हैं इस बात से कि यार इसको मोटरसाइकिल के इतने शौक हो रहे हैं और गाड़ी के, ये हमें डर भी लग रहा है। अरे हमारी भी गलती, क्योंकि मैं ही सिखाता हूँ ये सारी चीज़ें कि ये करना है यूँ, वरना उसको किसने बताया थ्रॉटल क्या होता है। सही बात है। पहले वो मोटरसाइकिल देख के खुश होता था, लेकिन मैंने ऑन करके भी उसको बताया कि देख इसका साउंड देख, लेकिन और अब इसको यूँ कर। देखिए ना, उसकी जगह अगर आपको देख के वो सिगरेट की डिमांड कर रहा होता तो वो एक गलत चीज़ है। वो भी कभी कभार सिगरेट भी पकड़ के हाँ, तो वो एक गलत चीज़ है। वो फिर उसमें आदमी और मसला होता है कि यार ये वो चीज़ है कि मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद पीता हूँ। वो तो दोस्त वगैरह भी आते हैं ना, तो वो देख रहा होता है कि हाँ ये सिगरेट है, तो सिगरेट भी लेके आता है कि ये भी करा भाई। तो खैर ये तो बच्चों की बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। और मैंने कहा ना यार, हम लोग कोई वो नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं। हाँ, सही बात है। हम लोग ऊंच नीचे और ये इसी तरह लाइफ गुजरती है, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक हैं, बुनियादें हैं, वो नहीं खराब होनी चाहिए। जैसे मैंने सबसे बड़ी बात बोली कि वो आपकी फ्रीडम की, यार आपने डिवोर्स वाली बात की, कितने लोगों की काउंसलिंग कर दो डिवोर्स देते हैं। हाँ, कोई अथॉरिटी में ऑर्डर दे दो तो डिवोर्स दे देते हैं। अरे भाई तुम्हें वाकई में बिल्कुल तुम्हें कोई मसला नहीं था, फिर क्यों? हाँ, और आपसे बात करने का मकसद ही ये, देखें मैं यहाँ किसी एक्सपर्ट को बिठा सकता हूँ, साइकोथेरेपिस्ट को बिठा सकता हूँ, कुछ है। बहुत दफ़ा लोग ना उनसे रिलेट इसलिए नहीं कर पाते कि वो हम जैसे आम आदमी की बातें सुन के ना ज़्यादा रिलेट करते हैं। कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई दुखड़ा शेयर कर रहे हैं और मैंने कहा बस ये तो ऐसे होता है भाई, वो कहते हैं हाँ आपको कैसे पता, ऐसे भी होता है। बिन देयर डन दैट। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट के मसले हैं, बॉस को किस तरह मैनेज करना है, सेल्स किस तरह करनी है। यार सेल्स में ना वो मुझे ना नो से बड़ी चिढ़ है कि जब कोई नो बोल देता है ना फिर दोबारा इसको जाके खटका। मैंने कहा आपको पता है रिसर्च साबित कर चुकी है 17 नोस के बाद 18वां यस आता है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि ये फनल का कॉन्सेप्ट क्या है, हज़ारों को रीच करोगे तो आखिर के 10 को सेल होगी। मैं आपको इस पर एक बात बताता हूँ, और ये भी एक सोसाइटी में बड़ा मसला है। एडवाइस लो बड़े आदमी से, 60 साल के आदमी से एडवाइस लो। अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है ना, इसे यार बंदा 60 साल का इसके रेलेवेंट हो चुका। अब आप ज़रा बताएं क्या इस हमारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं 60 साल के जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक भी प्रॉपर्टी बाय की होगी? बहुत। समझ गया ना? मैंने 20 साल की एज में पहली प्रॉपर्टी बाय की। आप एक रास्ते से गुजरे ही नहीं हो, आप उससे कैसे सवाल? नहीं ये तो बड़ी बेअदबी की बात है, आपने बड़े से नहीं पूछा। अरे बड़े को इसका तजर्बा ही नहीं है। सही बात है। जरूरी थोड़ी है कि एज गुजरी है तो उसको वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन का पता हो, स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन का पता हो, एजुकेशन का पता हो। अब मिसाल के तौर पे यार मुझे अमेरिका जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यार दादाजी से पूछ लेते हैं या बाप से पूछ लेते। अरे बाप कभी अमेरिका गया ही नहीं है। ये इससे बेहतर एडवाइस आपको एक 15 साल का बच्चा दे देगा, मेरी बेटी दे देगी आपको, क्योंकि वो वहाँ रही है। सही है ना? उधर उसने उसकी पूरी स्कूलिंग की है, वो आपको बताएगी कि उधर की स्कूल में क्या होता है। और वो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि उसने उस स्कूल को जिया है। सही बात है। वो कभी कभार मुझे आके बातें बताती है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वहाँ की स्कूलिंग थोड़ी की है। आप समझ गए बात को? ऐसे ही है, तो ये बातें भी गलत है। नहीं, बड़े से पूछना था घर में, बड़े को इसका नहीं पता है, इसका उसको पता है इस ट्रांजैक्शन का जो इसका एक्सपर्ट है, माहिर है। तो हमारे यहाँ ये वाला भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेनियल प्रेस्ले और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बेसिकली इस चीज़ को जिसकी वो बुक है .com सीक्रेट्स वगैरह, मुझे नाम याद, रसल ब्रंसन, तो उसने भी ये कहा है कि ये वो दौर है जिसमें लोग एक्सपर्ट से ज़्यादा सीखते हैं उन लोगों से जो 4-5 हाथ आगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बॉडी, आई डोंट हैव क्रिस्पी सिक्स पैक, बड़े बड़े बोल्डर शोल्डर और चेस्ट और ये सब कुछ बाइसेप्स नहीं, कुछ नहीं है। बट आप यकीन करें, आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि लोग जो 40-45 साल के मेरी उम्र के बोलते हैं यार ऐसी बॉडी चाहिए। अगेंस्ट दिस कोई बॉडी बिल्डर अगर मुझे देखता है ना, और मैं फिटनेस की बातें कर रहा हूँ, वो नीचे कमेंट करके अबे चूजे तुझे क्या पता। सही है। और वो बंदा होगा जो 5,000 भी चार्ज नहीं कर सकता होगा। मैं आराम से $5,000 भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं $5,000 भी चार्ज कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो वैल्यू दे रहा हूँ जो उस बंदे को चाहिए और उसे पता भी नहीं है। सही है। तो ये बेसिकली ये है कि आपसे 4-5 हाथ आगे कौन है, और इस दौर में आपके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, आपके पास एक्सेस भी है, आप उसे पता कर सकते हैं कि यार देख मेरे साथ ये मसला है, तू भी मेरे जैसा है, फैमिली मेंबर तेरे पास भी हैं, 9 to 5 तूने की हुई, कैसे कर लेता है यार ये डाइट में घास फूस तो नहीं खानी पड़ती। वो चावल, मैंने कहा भाई मैं चावल भी खाता हूँ, मैं रोटी भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अवेलेबल हैं आपको, आप कर सकते हो। आप जिस एज ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें तो बाकी अपने सारे दोस्तों से मिलते हैं, सब अंकल हो गए। मैं तो खैर अभी अपनी सोच में भी 20s में ही हूँ, मैं आपको बता दूँ। आप 40 में अगर हो, लेकिन मैं अपनी सोच में 20s में। ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द रीज़न आई बिलीव कि मेरा बेटा जैसे 12 साल का, मैं बता रहा हूँ कि 9 साल की बेटी है, मैंने अपने आप को प्रोग्राम कर लिया कि इन लोगों को इतना सिखाना है कि जो चीज़ें मैं नहीं सीख सकता ना वो इनके थ्रू सीखूँ, क्योंकि इनको सिखाने के थ्रू मैं खुद ब खुद सीखूंगा। क्योंकि अब AI के दौर में, चीज़ों के दौर में, मैं ज़ाहिर है इतना ज़्यादा अगर मैं अपने चीज़ें लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ टेकन केयर ऑफ है। तो मेरी एक टीम वर्क है कि मुझे पता है कि यार घर के अंदर से मैं रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकता हूँ, वो मुझे सिखा सकते हैं, मैं उसको सिखा सकता हूँ। कुछ दिन पहले बेटे को कोडिंग पढ़ा रहा था, पाइथन पढ़ा रहा था,
तो पाइथन पढ़ते पढ़ते मुझे भी उसकी कोडिंग आ गई, उसके इंटरप्रेटर पे जाके मैंने लिख दिया, मैंने कहा अच्छा कोडिंग ऐसे होती है। दिस इज़ अमेजिंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये बच्चों से सीखने की ज़रूरत है, हमारा वो बैरियर तोड़ने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को 40s में 50s में कि यार और किसी एक प्रोफेशन से भी लिंक होने की वो नहीं है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे यार ये डॉक्टर है तो डांस नहीं कर सकता। अरे भैया शादी का मौका है, डांस कर सकता है। डॉक्टर हो के डांस कर, टीचर हो के तुमने ये किया, हाँ? या ये सारे जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं तो सब आवारा होते हैं? नहीं भाई, हम लोग आवारा नहीं होते हाँ, हैं, हम लोग डिफेंस में रहने वाले सारे हराम के पैसे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ी स्टीरियोटाइपिंग हुई भी है। और देखो ये जो आप कमेंट्स वाली बात कर रहे हो ना, ये मैं आपको भी बोल दूं और बाकी लोग भी सुनो कि देखें, मैं लोग जब नीचे कमेंट करते हैं ना, तो मैं ये सोच के उनको इजाज़त देता हूँ कि यार देखो मैंने भी तो ऊपर बोला ना, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा था, ऐसे ही है। तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारा भी है। अब तुम बुरा भला बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, और हो सकता है वो तुम्हारी स्कूल ऑफ थॉट है, तुम अपने एंगल से सही हो सकता है, काफी लोग मेरे एंगल से मुझे बुरा लग रहा है और तुम्हें मेरी वीडियो बुरी लग रही है। थैंक्स फॉर द फीडबैक। तुमने लिखा, क्यों लिखा? तो मैं कहता हूँ देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज़ प्रेजेंट की, आप मेहमान हो, आप आए, आपने इतना भी शर्फ बख्शा मुझे कि नीचे कमेंट देके चलो, गाली देके चलेगा, कोई बहुत मसला बड़ी नहीं। बात है यार, आपने टाइम निकाला। जो कमेंट कर रहा है मैं कह रहा हूँ वो तो हमारा सही मानो में फॉलोवर है। और कुछ लोग तो 5 मिनट में से एक 30 सेकंड का वो बताते हैं कि इस 30 सेकंड में जो आपने ये बात की, यार थैंक यू वेरी मच। तो जो कोई इतना बुरा भला लिख रहा होता है मैं उसको ये बोलता हूँ कि तू मेरा असल में वो फॉलोवर है, रियल डाई हार्ट। जब वो लिखता है नहीं क्या बेकार वीडियो बनाता है, मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, इसका मतलब तू मेरी हर वीडियो देखता है और फिर तू उस पर कमेंट भी करता है इतना बड़ा, तो तू ही तो फैन है, गले लग जा, आजा पप्पी दूं तुझे। और ये ना आप सही कह रहे हैं, ये वो वाले फ़ैन हैं जो बहुत दफ़ा आपकी अच्छी बातों पे नहीं आएंगे। आपने कोई ऐसी बात की होगी ना जो डगर से हट के होगी, वो आके आपकी बजाने आएंगे और उनको लगेगा बहुत अच्छा काम किया। अनफॉलो कभी नहीं करेंगे, मेरे पास काफ़ी ऐसे फॉलोअर्स हैं, अनफॉलो कभी नहीं करेंगे, वो हर उस पोस्ट पे आएंगे। और कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े इनविजिबल फॉलोअर्स होते हैं, वो आपको मैसेज के थ्रू बताते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं वो, और उनको पता चला, आपको पता 4-4 साल से फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं हम आपको वहाँ से देखा था, वो वीडियो देखी थी। अब मैं देखता हूँ वो वीडियो मैंने कब बनाई थी, एक ज़माने बनाई थी। तो ऐसे भी लोग हैं यार, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बताऊं ना, बहुत स्टूडेंट्स फॉलोवर्स इतनी मोहब्बत करते हैं। हम लोग तो दुनिया में घूमते हैं ना, सही बात है। कहीं भी, अभी भी हम लोग वहाँ कतर जा रहे हैं मीटअप फॉलोवर्स स्टूडेंट के साथ। हाँ माशाल्लाह, मैं आपका पूरा ग्रुप दुबई देखता में हूँ। अभी है हमारे, तो पूरी दुनिया में लोग मीटअप करते हैं। कोई ऐसा शहर नहीं होता जहाँ पर लोग अपने दरवाजे खोल के ना खड़े कि यार सर आपके लिए, और यानी बहुत इतना मोहब्बत है यार लोग। और बहुत बड़ी पावर आपके कंटेंट क्रिएशन की भी है उसमें सब सच है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये सब सच है। जहाँ मैंने मोटरसाइकिल गाड़ी की बात की, वहाँ मैंने सिगरेट की बात की, सिगार की बात, बिल्कुल ऐसे ही, जो सच है वो सच है। सही है ना, वो नजर भी आता। हाँ, तो थोड़ा सा सच मैं फिटनेस के बारे में पूछना चाहूँगा कि 40 साल की उम्र में यू हैव बीन वेरी फिट माशाल्लाह। आप 12-15 पुलअप्स भी लगा लेते हैं, वेटेड पुलअप्स भी लगा लेते हैं, और आपने उसका ट्यूटोरियल बताया था किस तरह आपने केटलबेल लटका के पुलअप भी की है, आप डेडलिफ्ट भी करते हैं, आप हैंड स्टैंड भी कर रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरी विश लिस्ट में शामिल है। आपके ट्रेनर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो जो बियर्ड है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा मैंने देखा है वो। तो ये आपके एक्सपीरियंसेस एट द एज ऑफ 40s में जो आपकी स्ट्रेंथ गेन की है आपने, क्योंकि बहुत दफ़ा तो लोगों को लगता है ना कि यार अब तो अगर करेंगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, अब तो हड्डियाँ इस काबिल नहीं रही हैं। तो आप बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता इस उम्र में आते आते आपने स्ट्रेंथ गेन किया और अभी आप स्टार्ट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो व्हाट्स एक्सपीरियंस ऑन दिस पार्ट कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन द एज ऑफ 40s 50s, किस लिए आपने क्या बेनिफिट्स ड्रॉ किए और आप इसको आगे कैसे देख के चलते हैं, आपके प्लान्स क्या हैं आगे, और आप क्या प्रोपेगेट करना चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लोगों पे इस चीज़ से? मुझे इसमें भी दो चीज़ें नज़र आती है। देखिए मेरे लिए तो जो बेस्ट टाइम होता है ना वो मेरा जिम का टाइम है। जो मैं आपको सही बताऊँ ना, जब मेरा वो म्यूज़िक ऑन होता है और मैं पूरा फुल तैयार होकर, वो एक अलग ही मज़ा होता है, जो एक वाइब होती है ना फिर उधर, वो अलग ही है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मेरा तो बेस्ट टाइम। इसीलिए मैं तो जब भी किसी दुनिया में ट्रैवल भी करता हूँ ना, तो होटल बुक होने से पहले उसका जिम देखा जाता है। ड्वेन द रॉक जॉनसन करता है ये हमेशा कि भाई मैं जिम देखता हूँ उसका, कि भाई जिम कैसा है और मुझे उधर करना। तो मेरे साथ मेरा क्रिएटिन, प्रोटीन, मेरे बेल्ट, मेरा सारा अभी भी एक्सरसाइज का स्टफ साथ आया हुआ है सब। सही है। चाहे मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ लेकिन साथ है स्टफ, जाऊँगा एक्सरसाइज करने। सही है। घर वाले बहुत परेशान भी होते हैं कि यार इसके अलावा भी कुछ है या नहीं, लेकिन ये मेरा एक टाइम होता है 1 घंटे का। सही ना। लेकिन मैं ये देख रहा था, जैसे मैं कराची भी आया, वो लोगों के वही जो आपने अभी शुरू में इतनी सारी बात की ना, घर के मसाइल, सास बहू के झगड़े, ये वो इतनी चीज़ें, मैं सोचता हूँ यार इसमें एक बेचारा आदमी कैसे जिम जाता होगा यार। ऑल्दो बहुत लोग मुझे यूँ कहते हैं कि सर आप तो फारिग हो ना, रिटायर्ड हो, पैसे बना लिए, आप कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है। यकीन करें, ऐसी बात नहीं। मैं आपको आज से मैं अब मेरा ख्याल है 13 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ या 15 साल से कर रहा हूँ। हाँ 15 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। 365 डेज मैंने कराची में वो जिम रखा था जो ईद पे ही बंद ना हो, मोवन पिक मैरियट, कि ईद पे बंद नहीं होता। 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, रबीउल अव्वल, कभी भी बंद नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। सही है ना। तो हमने जिम रखने का मकसद यही था मेरा और मुस्तफ़ा का हमेशा।
तो जब हम इतने बिजी होते थे ना कि 12 घंटे पढ़ाते थे फिजिकली खड़े होके, अब तो ऑनलाइन और सब होता है ना, तब भी रात को जाते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहानेबाजी है। हाँ सही है ना। मेरी पत्नी मुझे बोलती है मैं एक्सरसाइज पे जाऊँगी, मुझे घर में ये दिला दो, जो भी आप ट्रेडमिल दिला दें उस पर कपड़े लटकते हैं। सही है ना। यानी आप जिम पूरा उठा के रख भी दे, कोई नहीं करे। जो नहीं करने वाला वो नहीं करे। और मैं कहता भी कुछ नहीं, बोलता हूँ कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी करो, अरे कोक पियो, बिरयानी खाओ, लाइफ को मज़े करो। हम नहीं कर पा रहे, मेरी लाइफ, मेरी डाइट तो बहुत बोरिंग है, बहुत बुरी लाइफ है मेरी तो, ऐसी बोरिंग डाइट है बिल्कुल। तब जाके ज़ाहिर एक रिजल्ट आता भी है, लेकिन लोग वो रिजल्ट देख रहे हो तो अरे वाह यार ये कैसे हो गया, भाई इसके पीछे बहुत मेहनत है। मैंने आपको बताया ना, वो नहीं करेंगे। इतने सालों से कंसिस्टेंसी है। लेकिन अब हम वही एम्पैथी, टू पुट योर फीट इन अनदर पर्सन शू। सही बात है। तो मैं एक आम आदमी को अगर देखूं तो बोलूं यार इस बेचारे के फाइनेंशियल मसाइल, इकोनॉमिक मसाइल, फिर घरों में जाओ फड्डे, बच्चों के फड्डे, फिर यही आपने अभी कितनी दुख भरी दास्तानें सुनाई। अरे ऐसे वैसे ऐसे में कौन एक्सरसाइज पे जाएगा यार। एक्सरसाइज करने के लिए तो इतना फ्रेश बंदा चाहिए, जब आप मजे का अपना म्यूजिक ऑन करते हो और उफ, यानी मैं वो मजे ले रहा हूँ। मैं मी टाइम का तो सवाल ही पैदा नहीं, इट्स अ सेल्फिश टाइम। इस बेचारे को मी टाइम कैसे मिलेगा इस गर्मी वाले वेदर में? कि एक तो वेदर, फिर अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की तो बातें ही नहीं कर रहे जो वहां पर मसाइल चल रहे हैं, ऐसे ही है। इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे, आगे फ्यूचर अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं कर रहे, इमिग्रेशन यहाँ से भागने की कोई बात ही नहीं। इतने मसाइल उस मर्द के दिमाग में चल रहे होते और घर जाके मारा मारी फड्डा वो अलग है। और उसको मैं बोल रहा हूँ तू पुलअप लगा, वो बोलेगा अबे जा भाई तू। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। देखें ये मेरी सोच है, मैंने जो लोगों को देखा, मैंने ऐसा फील नहीं किया कभी, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। देखें पाकिस्तान के अंदर जब भी मैंने किसी बंदे को या बंदी को कोच करने के लिए कोई कंसल्टेशन कॉल पे असिस्ट करने की कोशिश की है ना, तो ये मसले हमेशा आते हैं। देखें अगर फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये सीन है, तो यार ये तो नहीं हो सकता, हमारे घर में तो सबका खाना एक ही बनता है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, घर पे हम किस तरह बताएंगे। ये एक 40 ईयर ओल्ड बंदा कह रहा है, ठीक है, कैसे भाई? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास पता क्या जवाब दो। हाँ, अब यहाँ पर कि यार खुद उठ के बनाओ, हम लोग क्या है, हम लोग। और दूसरी अपॉर्चुनिटी पता है क्या है? दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो खाना है ना, ये इतना ब्लैंड, इतना उबला हुआ नहीं है, ये आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, उनको लाओ, उस पर लगाओ, तुम लीडर हो फैमिली के, उनको इस चीज पे लेकर आओ। जबरदस्ती नहीं लाओ, हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मेरी वाइफ इस तरह खाने लगी है, हाँ। लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही बुरा खाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अंडे बॉईल करना, ये मैंने सीख ली। अब कोई हो या ना हो, मैं अंडे बॉईल करना जानता हूँ। आप बोलोगे बहुत फखर से बता रहा है, लेकिन ये फखर ही है मेरा भाई, मैं बॉईल कर लेता हूँ। नहीं, मेरी भी बेगम ने मुझे अंडे ऑमलेट बनाना सिखाया था। मेरी अम्मा ने कभी नहीं सिखाया, मैं अम्मा का लाडला था, कभी नहीं सिखाया, मैं बना के दूंगी। बेगम ने कहा आओ मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूं। मैं अम्मा और बेगम दोनों का लाडला हूं। अच्छा। तो मुझे तो खाना भी हमेशा ना प्लेट में निकाल के दिया जाता है। बस ये होता है कि सिर्फ मुंह चलवा दे, मेरा ये हाल है मेरा। इतने बुरे हालात है मेरे। तो मैंने अपनी लाइफ कैसे सिंपल की, अंडा बॉईल करना सीख लिया, मैंने इसको सिंपल कर लिया। मुझे ओट मील बनाना आ गया है पिछले साल से, कि ओट मील कैसे बनता है। मुझे फिश निकाली फ्रीजर से और उसको 3 मिनट यूं मुझे वो खाना आ गई। तो मैंने अब अपना सर्वाइवल सीख लिया। अब समझ, कॉफी मुझे बनाना आती है, बिल्कुल मशीन में डाला, ब्लैक कॉफी बन गई, वो पी ली। तो मेरे तो बहुत ही सिंपल सी डाइट है, इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैं पुराने ज़माने पे जा रहा हूँ ना, जब इंसान नया नया दुनिया में आया था, तो तब नमक मिर्च कुछ भी नहीं था। ये तो हमने इतने मसाले बना दिए, तो मैंने वो अपनी ज़िंदगी से सब कट कर दिए। और अब यकीन करें, ये होता है, ये भी एक इम्यून सिस्टम है। अब मेरा नाम मिर्ची वाला है, अब सिर्फ नाम का, नाम के ही मिर्ची वाले लगे। यकीन करें, अब नॉर्मल खाना भी बनता है ना, तो मैं बोलता हूँ यार बहुत तेज़ लगा है, मुझे मिर्ची लग रही है, मुझे मिर्ची लग रही है इस खाने में, क्योंकि मेरी अब आदत हो गई बहुत ही सिंपल खाना खाने की। ये भी एक मेहनत है। हाँ, ये भी मेहनत है। और उसमें मसला सारा है कि ओरिएंटेशन होनी चाहिए ना, कि आपके बिगर पिक्चर क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। फिर ये सोसाइटल प्रेशर कि भाई घर में सब साथ रहते हैं, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। फिर दूसरा मुझे लगता है कि हम मैक्रो की बात तो बाद में करेंगे, पहले माइक्रो तो ठीक करो। फॉर एग्जाम्पल आपने मैक्रो अनसर्टनिटी की बात की, सही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, सब कुछ, रिलीजन, फिलॉसफी, बहुत सारी सी चीज़ें आ जाती है जो घर से बाहर प्रैक्टिस की जाती हैं। घर के अंदर तो इंसान बिल्कुल ले बेर सिचुएशन में होता है ना। अब वहाँ पे ही बंदा, अगर फॉर एग्जांपल मर्द कहता है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि बेगम क्या कहती है, तुम मॉमीज़ बॉय हो, सही है, मामा क्या कहती है, तुम जोरू के गुलाम हो। यहाँ से घर से निकल के ऑफिस जाता है, ऑफिस में बॉस उसकी पटक देता है, सही है, इन्फ्लेशन है, सैलरी पूरी नहीं हो रही है, घर का खर्चा चला रहा है। फिर उसके बाद वो ऐसा बंदा है जो अपने नापुंसक नाकारा भाइयों और बहनों का भी खर्चा उठा रहा है, सही है। ये बहुत सारे मसले हैं। ये हाँ, ये वो एक टिपिकल आदमी है जो कि फिट होना चाहता है बाद में। फिर वो मुझसे कहता है यार फात भाई मैं थक गया हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ। और अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हुए भी वो 10 दफ़ा सोचता है, क्योंकि उसके बहन भाई उसको बोलते हैं कि यार इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो, क्या ज़रूरत है, ये है वो अपने बच्चों के लिए भी सही नहीं सोच सकता, ठीक है। उसको पहले भाइयों बहनों के बारे में सोचना है, जो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है।
तो कहाँ से पेरेंटिंग आपको कहाँ लेकर आई है, और आप बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की जहाँ पे माइक्रो तक बिगड़ा हुआ है। अगर हम यूएस या डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली वैल्यू सिस्टम घरों से ही अलाइंड है, फिर जाके कहीं ना कहीं मैक्रो ठीक होता है ना। बिल्कुल बराबर। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये समझना चाहिए हम लोगों के भाई, हम ये माइक्रो की वैल्यूज़ बेहतर करना तो जरूरी ये है। इस तरीके से, और देखिए खाने पीने में सब आज़ाद है। बिल्कुल। मुझे पता है थोड़ा प्रेशर मुझ पे भी आता है। मेरी वाइफ मुझे प्रेशर डालती है कि यार क्या मतलब, यानी कब वो बोलती है भाई पराठा खाना पड़ेगा, अंडा पराठा हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में खा लेते हैं यार, मोहब्बत में खाना भी पड़ता है, सीधी बात है, सही है ना। एक वो जिसको आप चीट डे बोल दो या कुछ बोल दो, कभी कभार दावतों में ये वो करना पड़ता है, लेकिन 90% टाइम मैं ये समझाता हूँ कि यार मैं अपने खाने में तो आज़ाद हूँ, सिर्फ ये भी अब मुझे पूछना पड़ेगा इस एज में आके कि यार मैं खाऊं क्या। और मैंने किसी को रोका? अच्छा मेरे तो दुनिया में हर किस्म के लोग दोस्त हैं, वो चाहे बुद्धिस्ट हो, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, काले गोरे मैक्सिकन। मैं वो बंदा हूँ जिसकी हर एक, यानी मैं कभी कभार बोलता हूँ कि मुझे आप अफ्रीका में छोड़ दो, मेरी वहाँ भी चल जाएगी, यानी मैं सेट हो जाऊँगा। तो मैं तो हर एक के साथ जेल हो जाता हूँ। आप लोग देखते हो मुझे, बिल्कुल ऐसे मेरे हर किस्म के ग्रुप्स हैं। तो उसमें मेरी सोच ये होती है कि यार ये अपने खाने में आज़ाद हैं लोग। मेरे साथ वेजिटेरियन भी बैठ के खाता है, मेरे साथ ऐसा बंदा भी खाता है जो स्मोकिंग नहीं करता, जिसके लिए स्मोकिंग, जैसे सिखिज्म, सही है ना, तो हम उसके घर जाके सिगरेट नहीं पीते, रिस्पेक्ट यार, एक रिस्पेक्ट भी था ना। मेरे साथ कोई मेरा एक ऐसा दोस्त बैठा होगा तो मैं बीफ नहीं ऑर्डर करूंगा, आज मैं मटन खा सकता हूँ, आज मैं चिकन खा सकता हूँ, क्योंकि यार मुझे उसको रिस्पेक्ट देनी, उसके बिलीफ को। सही बात है। मेरे ऐसे दोस्त हैं क्रिश्चियन, वो मेरे साथ जब खाना खाते बैठते बोलते हैं यार हम पोर्क आज ऑर्डर नहीं करेंगे, जस्ट टू गिव यू रिस्पेक्ट। तो ऐसा भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं 90% टाइम अपने खाने में आज़ाद हूँ कि यार प्लीज़ मुझे खाने तो दो। तो आप सही कह रहे हो कि ये खाने भी नहीं देते होंगे घर में, जो पकाए चुप करके खा ले, ये थोड़ी उनसे पूछते होंगे नवाब साहब क्या बनाए, नहीं जो बनाए खा लो, और आप उसको फिट कराने जा रहे हो, उसको रोज़ घर में निहारी खिलाई जा रही है पकड़ के, चल खा। नहीं कर सकते। और वाकई में यार हर घर की, हर शख्स की यही कहानी है। हाँ सही बात है। अफसोस यार। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आपका आउटपुट बाद में ठीक होगा, भले फिटनेस हो, भले इमोशनल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, आपका इनपुट क्या है। फॉर एग्जांपल आप क्या खुराक ले रहे हो और किन लोगों को सुन रहे हो। अगर आपकी सराउंडिंग में ही वो लोग नहीं हैं जो आपको कहते हैं ना, यू आर एवरेज ऑफ द 5% यू हैव बिन फॉर द लास्ट 5 years, तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी है कि आपके अगले 50 साल पिछले 5 साल की गैदरिंग से पता चल जाएंगे क्या होने वाले हैं। जिम रॉन ने कहा था बेसिकली। तो मैंने, आप यकीन करें, 2-3 दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा 9 to 5 से स्विच करना चाह रहा है, ठीक है, उसको भी बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपको मैं अपनी अगर चीज़ बताऊं तो जाहिर है एक IBA से MBA करने के बाद, अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद एक सोसाइटल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। एक ब्रांड्स के साथ आप होते हैं तो सबसे पहले आपके नाम से पहले आपका ब्रांड का नाम आता है कि फ़ाद साहब, अच्छा वो नेस्ले वाले फ़ाद साहब। अब जब वो नेस्ले पीछे नहीं होता तो फिर उससे फ़ाद साहब होते हैं। अब फ़ाद साहब की कोई औकात नहीं है क्योंकि वो ब्रांड की औकात थी, लोग आपको सलाम ठोकते थे। जब फ़ाद साहब ने बाद में बात किया, यार वो बोला हाँ यार बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी फ़ाद साहब है, उनके पीछे कोई वो नहीं है। इन चीज़ों को पीछे छोड़ के आना बहुत बड़ा इशू होता है लोगों के लिए। फिर ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल ब्रांड बनाई, तो अब जाके थोड़ी सी इंडिविजुअल ब्रांड बननी शुरू हुई। बट इसके पीछे एक पूरा का पूरा जर्नी लगता है, ठीक है। यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बॉस या फिर एकदम जॉब स्विच करना चाहते हैं। अव्वल तो लोगों को लगता है कि यार 9 to 5 से स्विच करके ना अयाशी है, या फिर 9 to 5 स्विच करके ज़िंदगी आसान हो जाती है। मुझसे लोग पूछते हैं, मैंने कहा आई क्विट 9 to 5 टू वर्क 24/7 एक्चुअली, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जहन से निकाल दो कि यार अपने जब 9 to 5 नहीं हो, क्योंकि वहाँ कम से कम बॉस होता है जो आपको डायरेक्शन देता रहता है, उसके बाद एक पे चेक होता है जो गारंटीड होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, बिल्कुल कोई कंट्रोल करने वाला और कोई पे चेक नहीं होता। तो जो फ्लक्चुएशन आती है ना, अगर आप उसके लिए मेंटली इमोशनली तैयार नहीं हो, तो अगर आपकी बॉस से हट गई और आपने रिज़ाइन कर दिया, आप इमोशनली भी तैयार नहीं हो उस लाइफ के लिए, तो यू हैव टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। यही बहुत बड़े इशूज़ हैं। यहाँ भी मेंटल हेल्थ और इमोशनल बर्बाद होती है, क्योंकि यार अगर बॉस ने कुछ कह दिया, भाई अपने बारे में सोचो, अपना उल्लू सीधा करो। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ। बस सबसे हमारी जो आज की गुफ्तगू है या हमेशा जो हम गुफ्तगू करते हैं वो यही है कि यार जो हद तक कर सकते हो करो, वो करो। और अच्छे लोगों को, जो आपने कहा ना, उन लोगों को सुनो जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब मिले। ऐसा नहीं उन लोगों को देख रहे हो जिनसे वैसे ही बाद में और गुस्से में आ रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जेलस हो रहे हो। बल्कि किससे जेलस हो रहे हो ना, इवन अगर मुझे भी देख के बुरा लगता है ना, आपको अनफॉलो करो। हाँ सही बात, सही बात। पेज को अनफॉलो करो, क्योंकि यार ऐसा पेज आपको बार बार तंग कर रहा है। हाँ सही ना। अगर किसी को मेरी शक्ल से नफरत हो रही है, हो सकती है ना, हर एक की चॉइस तो मुझे अनफॉलो करे कि नहीं यार इस आदमी की बात नहीं सुननी, बहुत टॉक्सिक बात हो रही। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। वो चीज़ें देखो जिससे आप खुश होते हो। और दूसरी देखें, आप ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ा भाग लो। हाँ। वो गार्डन होता है इधर, लॉन है, सब है, उसमें थोड़ा सा भाग लो, पार्क में आप सामने बैठे हैं,
आपकी तारीफ़ करने का कोई मकसद नहीं, मतलब ऐसे आई डोंट मीन टू करी फेवर विद यू, क्योंकि कोई हमारा कोई खुदा ना खासा कोई ट्रांजेक्शन निकलती नहीं है कि मैं आपके खामा का तारीफ़ करूँ, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको, मुस्तफ़ा भाई को, यासिर भाई को, कितने लोगों को मैंने जॉब के बाद फॉलो करना शुरू किया जब मैंने स्विच किया था ना, एंड दैट वाज अ वेरी गुड टाइम टू फॉलो यू पीपल, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ डेवलप होना शुरू हुई मनी माइंडसेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, या फिर मनी मैनेजमेंट के हवाले से। क्योंकि हमारे यहाँ तो जब एक सैलरीड माइंडसेट होता है ना, तो सबसे पहले सैलरी आपकी आने से पहले ही गई हुई होती है, ठीक है। फिर किराए में निकल जाती है, सब कुछ निकल जाता है, फिर आपका जो एक जो आपके स्पेंडिंग साइकिल्स होते हैं वो भी बड़े अलाइंड होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के खर्चे भी बड़े हुए होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार कहीं ना कहीं से ये मैनेज हो जाएंगे, फ्यूल कार्ड मिला हुआ होता है, सब चीज़ें केटर होती हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने आप लोगों को देखना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअल जो वेल्थ क्रिएशन है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट है, वो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट लुकिंग रिच। यहाँ पे मसला उल्टा है, जो हमने फिर मैं रोल मॉडल्स पे आऊँगा, क्योंकि मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द फ्यू फंडामेंटल्स दैट वी शुड स्टिक टू। अगर एक बंदा अपने 40s में, 30s में, 25 से चले स्टार्ट करते हैं, 20 से स्टार्ट करते हैं, सही है, 20s में कौन से ऐसे फंडामेंटल्स लेके चले कि वो 40s 50s में आके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, फाइनेंशियली फ्री भी हो, और वो बेसिकली अपने आने वाली नस्लों पे बोझ ना बने, जबकि उनके लिए एसेट बने। एक तो अर्ली एज में काम शुरू करें, किसी काम को बुरा ना समझे, क्योंकि पहले वो काम 13, करेगा 13, 14, 15 जो भी है, सही है, जो भी हम age है, 18 साल की उसमें बात काम नहीं शुरू कर रहे करें, क्योंकि उसमें आप पूरे मर्द औरत बन चुके होते हैं, मजबूत होते हो आप, सही है ना। घर वाले आपको बच्चा बोलते हैं, और अब तो बच्चे और ज़्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं। आप शुरू करो और आप उसमें काम शुरू करो, सही है। जो स्पेंड कर सकते हो अपनी हेल्थ पे और आगे वेल्थ पे, जो भी चीज़ों पे, वो गुड तो वो आप करोगे। अच्छा, अब आपके पास जब सेविंग हो, वैसे तो हालात दुनिया के ऐसे हो गए, चाहे यूएस की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इन्फ्लेशन ऐसी है कि नहीं बचता है। एक सैलरीड बंदे के पास ये बातें उसके लिए इररेलेवेंट हो जाती है। यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं बचता हमारे पास, सही है ना, होता जो जॉब वाले लोग उनका नहीं बचता। तो इधर भी ऐसे ही हाल है। लेकिन अगर आप कुछ बचा सकते हो तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की सोचो, और इन्वेस्टमेंट में ग्रीड को पहले हटा दो, अपने पास से लालच को हटा दो। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग फ़ोन पे भी वो कुछ खेल रहे होते हैं, जैसे वेगस में बैठे हैं। इधर मैंने देखा कि यार वो 1000 लगाए और 1500 हो गए, पता नहीं वो क्या गेम था, मैंने कल देखा किसी को, कोई ऐसा वेगस की तरह जैसे लगा मुझे, कैसीनो में बैठे हैं, कैसीनो की तरह था, और उसमें पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये आपका काम नहीं है, ये नहीं करना, सही है ना। शॉर्ट टर्म माइंडसेट है। और किसी किस्म के ऐसे स्टॉक्स में, शेयर्स में ऐसे नहीं पढ़ना है जो पेनी स्टॉक्स हैं, ग्रीडी, कि यार अभी ऊपर गया। किसी अच्छे में ब्लू चिप स्टॉक, सही है ना। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कुछ अच्छे स्टॉक है ना, OGDC है, PSO है, बिल्कुल ऐसे है, लकी सीमेंट, ऐसे बड़े स्टॉक्स है, सही ना। मैं कोई उनको गाइड नहीं कर रहा हूँ इस तरह, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे ब्लू चिप प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे हम एप्पल की बात करें वहाँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, उन इदारों के, और फिर उसकी नॉलेज लेके कि हाँ ये अच्छी प्राइस है, उसके शेयर लेना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट में जाओ, एक शेयर बाय करो, 2 शेयर बाय करो, स्लोली आगे बढ़ गए, रातों रात अमीर नहीं हो गए। वो कुछ का ही ऐसा होता है, गुड लक, आपका नहीं होगा ऐसा, सही है ना। स्लोली चल रहा है, कुछ पैसे जमा होते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। अब तो इधर मैं देखता हूँ इंस्टॉलमेंट पे भी है, तो किसी अच्छी जगह अपने प्रॉपर्टी में उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने अपना आपको बताया कि वरना अमूमन जब आप बहुत पैसे कमा रहे होते हैं ना छोटी एज में, मैंने छोटी एज में पैसे कमाना शुरू कर दिया, और मेरे पास ज़्यादा पैसे आना शुरू हो गए थे छोटी एज में, क्योंकि मैं बहुत सुपर हिट टीचर था इस शहर का, सही है ना। लेकिन आपको पता है कि मेरा हाल ये था कि मैंने सबसे पहले पैसे मिट्टी पत्थर में ही, वरना एक यंग लड़के के लिए जब पैसा उसकी जेब में बहुत ज़्यादा हो ना, फिर अय्याशी होती है, सही है ना, कि यार ये लड़की आई, गाड़ियाँ, ये सही है। मैंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब हमेशा अच्छी रखी, सही है, ये मुझे एक शौक था तो मैं करता था। लेकिन मेरा सबसे पहले क्या, मिट्टी पत्थर, और वो फौरन किराए पे जाए, ताकि मेरी एक पैसिव इनकम शुरू हो, सही है ना। दूसरा, फिर मैं आज तक मेरी हमेशा ये रहा कि स्टॉक और इन सबसे ज़्यादा मेरे हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सुकून से, कि यार वो सही है, अपने तौर पे चलती रहे, ठीक है ना। तो मैं लोगों को एडवाइस भी ये करूंगा कि भाई आप स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे, अगर बचता है तो, वैसे बचता नहीं है। वैसे एक प्रैक्टिकल बात ये भी करें, इसके साथ आप कुछ साइड सोचो, फौरन जॉब ना छोड़ो भाई, जॉब चलने दो, उसके साथ अब जैसे ई-कॉमर्स पे लोग काम कर रहे हैं, सही है ना, ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, और कोई साइड जॉब है, कम से कम 1-2 साल साइड हसल करके उसके बाद छोड़ो। एज अ फ्रीलांसर यू कैन वर्क, कोई भी XYZ स्किल यू हैव वो आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हो अपनी जॉब के साथ, और उसमें पैसे बनाओ इस टाइम में, बिल्कुल। क्योंकि कई दफ़ा
मैं शाहरुख खान के कोई मुझे मीम वगैरह या लेक्चर वेक्चर भेज रहा होता ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोच भी वही यार, मैं उसी तरह बात करता हूँ। जैसे मैं अभी ये बोलूँगा कि आपको फिटनेस की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अभी उस एज में हो, आप पैसे बनाओ, सही है ना। मैंने अपने ऊपर फर्ज किया हुआ है कि मुझे रोज जिम जाना है, जिम जाने में टाइम लगता है, फिर जिम के और बहुत सारे लवाजमात है कि ऐसा खाना बने, ऐसा हो, यूं प्रोटीन हो, मुझे इतना सोना है, मुझे इतनी देर सोना है। ये सारी कहानियां मेरी है, मेरी कहानी को आप रोल मॉडल मुझे इसमें ना बनाओ। और आप उस वक्त से नहीं कर रहे हैं ये अब आपने आहिस्ता आहिस्ता ही इवॉल्व किया ना अपने आप को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये काम 14-15 साल से भी कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पे भी लकी था कि भाई मेरे पास ये सब सेटिंग हुई भी थी और रिसोर्सेज थी। जिसके पास सेटिंग नहीं हुई भी भाई उसको जिम जाने की जरूरत नहीं सही है। बात है। उसको भागने का भी मैं नहीं बोलूंगा, पहले अपने पैसे तो बनाओ, पहले अपने हालात तो सही करो, सही बात है, आगे तो बढ़ो, फिर उसके बाद हो जाएगा। हाँ, जब सब हो गए फिर उसके साथ करो, फिर थोड़ा भाग लो, सारी चीज़ें करो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम उस पर सबसे पहले फोकस करो, उसके बाद ये सारे ज्ञान झाड़ो, ये फिलॉसफी और ये सारी चीज़ें। और सही बात है, लोग सुनते ही उसकी हैं कि जो देखते हैं कि हाँ यार ये कामयाब है, तभी अभी हम कुछ भी बोलेंगे वो भी चल रहा होगा, अभी कितनी सारी बातें हमने इररेलेवेंट भी की होंगी, लेकिन ठीक है लोग बोलेंगे यार सुन लो इसकी ये बात। सही। अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको या फिर ऐसे जो भी लोग हैं जो सेम एज के हमारे हैं, जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बड़ा हम पैशनेट हैं एक्सरसाइज के बारे में, 2-3 चीज़ें मैंने अभी सोसाइटी में ज़ाहिर अगेन यहाँ रहते हुए मैंने 2-3 चीज़ें सुनी है कि ये बहुत टाइम है, वेला है, ये बहुत आराम, यानी एक्सरसाइज पे जा रहा है तो एक्सरसाइज पे जा रहा है, वेला है, ये बहुत पैसा है, हराम का पैसा है, या तीसरा बच्चीबाजी का सीन आता है, और कोई सीन नहीं है। ठीक है, मैं तीसरे पॉइंट पे आऊँगा कि बीइंग अ मैरिड मैन विद किड्स एंड बीइंग डिज़ायरेबल फॉर अदर वुमेन, इज़ दैट बैड थिंग फॉर अ मैन? मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डिज़ायरेबल फॉर वुमेन अराउंड अदर देन माई वाइफ, ये किस मर्द को बुरा लगेगा? ये तो आपका इंस्टिंक्ट है ना। इसको लोगों ने क्यों बुरा कर दिया है कि यार अगर बच्चीबाजी के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी नीयत नहीं है लेकिन आई एम लुकिंग सेक्सियर टू द वुमेन अराउंड, व्हाट्स द हार्म इन दैट? व्हाट्स द हार्म इन दैट? कोई बुराई नहीं, सिर्फ ऐसे थोड़ी कि ओनली फॉर द वुमेन, उनको भी अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरी बेटियों के दोस्त वो आते हैं ना सब घर पे, वो भी देखते हैं, ओ लुक एट योर डैड, वो इतना खुश होते हैं, बोलते हैं यार ही इज रनिंग और यू नो सम टाइम, तो इन सारी चीज़ों को देख के दे आल्सो इम्प्रेस। तो ऐसे तो सोसाइटी में कोई भी अच्छा लग रहा होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट तो करते ही है ना, क्या यार ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम लोग पोस्ट भी कर देते हैं, तो ये भी हमारा फ्रीडम है ना यार, हमारी मर्जी पोस्ट कर दिया तो कर दिया, वरना अगर आप पोस्ट ना करो तो फिर किसी को पता ही ना हो कि आप एक्सरसाइज करते हो। आजकल तो असल में हमारी चीज़ें कबूल ही तब होती हैं जब हम लोग पोस्ट करते हैं, सही है ना। खाना कबूल होता है और रेस्टोरेंट में जाना कबूल होता है या एक्सरसाइज कबूल होती है, वरना कबूल ही नहीं होती। तो मैं तो यूँ सोचता हूँ सोशल मीडिया पर हर चीज़ हमारी अब जा ही रही होती है, तो ये, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि अच्छा लगना, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो असल में आगे का भी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार एक एज के बाद आपके अंदर स्ट्रेंथ फिर कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आप स्ट्रांग रहते हो। और आप जब जिम जाते हो आप लोगों से कितना मोटिवेट होते हो, उन लोगों से जो एजेड हैं और वो यार डेड लिफ्ट कर रहे हैं, तो बोलते यार कमाल है। वही ना, एग्जांपल्स अराउंड अगर आपके पास अच्छी होंगी तो आप हमेशा इंस्पायर एट द एज ऑफ 62 में लोगों को देख रहा होता हूँ, मैं क्या यार क्या बियर्ड है इसकी और ये क्या एक्सरसाइज कर रहा है, तो मैं तो जाके कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, व्हाट अ बियर्ड, व्हाट्स योर एज, तो यार 62, मैं तो अभी 42-43 इधर हूँ, सही है। तो ये चीज़ तो मेरा ख्याल है ये तो एक मोटिवेटिंग है। कोई इस तरह बोले ये अच्छा नहीं है कि यार पैसा, और इसका पैसों से भी मेरा ख्याल ताल्लुक नहीं है, जिम बड़े सस्ते भी होते हैं, सस्ते जिम में चले जाओ यार, सही है ना। और ज़रूरी जिम जाओ, घर में कर लो एक्सरसाइज, मैंने बहुत टाइम घर में भी की है। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड के टाइम पे मैंने घर में जिम बनाया हुआ था, घर में की, मैंने भी घर का कोना कोना छान मारा सिवाय बाथरूम के। बिल्कुल यार। चलें, थैंक यू वेरी मच सुभान भाई। और ये कॉन्वर्सेशन असल में कोशिश मैंने ये की है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो लेबल कर दी जाती हैं, जो स्टीरियोटाइप कर दी जाती हैं, 40 साल के लौंडे बैठ के बात करें, सही है, और बात करें कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी गुजर चुके हैं इन चीज़ों से, एंड चिल करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम परफेक्ट नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम ज़िंदगी गुजारें अल्हम्दुलिल्लाह, हम काफ़ी लोगों से सक्सेसफुल भी हैं और फुलफिल भी महसूस करते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन इसलिए आप लोगों के लिए थी क्योंकि बीइंग अ टीचर आई वांटेड टू हैव हियर, और आप आते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको जब भी पाकिस्तान आना होता है इंशाल्लाह, एक वर्कआउट की वीडियो भी हमारी अलाइंड है अभी, तो वो भी करेंगे, फिर आपके इस एपिसोड के बाद ही आएगी मोस्ट लाइकली वो, तो आप ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए मुझे और सुभान भाई को इजाज़त दें। थैंक यू।